not aware about all those financial decisions which you have to take. And other than insurance also, there are number of terms like saving, investment, assets, liability, ये क्या होता है, कैसे होता है, financial planning, all these terms, you are not comfortable with these terms. And like, suppose if you are a professional, you should be comfortable in these, I mean, you should have a basic knowledge about finance. जो डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है उनको उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड समहाउ यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड इट इज these decision are based on your financials, right? पैसे से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपको उसका फिर बाद में उसका भुगतना पड़ता है, उसकी रिपरकशंस होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? तो ये आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिकली इट शुड बी मतलब फॉर एवरीबडी. सबको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए. जैसे हम स्कूल्स के अंदर हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो इन द सेम वे सम बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन शुड बी देयर, जिससे कि सब लोगों को ये पता हो कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में काम आती हैं उसको हम डिसाइड कर सकें, अच्छी तरह से डिसाइड कर सकें. एंड नाउ डेज यू आर सीइंग कि थ्रू दिस IT, आई मीन ऑल यू आर professionals from the IT sector only, so you might be aware about all these IT terms, I mean like information technology. तो उसमें क्या हो रहा है आजकल, देखिए आप बैंकिंग देखिए, बैंकिंग डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन हो रहा है, लाइक नेट बैंकिंग इज देयर, मोबाइल बैंकिंग इज देयर, राइट? तो ये ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें भी हम लोग कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते. तो ये चेंजेस जो हो रहे हैं, तो ये सब हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार. दिस इज बीइंग कंडक्टेड बाय NCERT नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, कि सब लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए जो अपने ऊपर अपने फाइनेंशियल डिसीजन में वो अप्लाई कर सकें. So this is the basic introduction about it. Then we come to the key concepts in personal finance. थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके बारे में in personal finance. So in personal finance you might have heard about the term saving, and I'll put it on the, because I think now it's okay. Right? Savings are there. So what are savings? Savings क्या होते हैं? तो बड़े सिंपल वे में आपको सेविंग्स को समझना है तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं. सेविंग से पहले हम दो चीज़ें समझना चाहेंगे. वन इज द इनकम एंड अदर इज द एक्सपेंडिचर. इनकम इज व्हाट? इनकम इज दैट जो भी आप किसी भी सोर्सेज के आपको जहाँ से पैसा, यू आर अर्निंग मनी, दैट इज द इनकम, वेदर थ्रू सैलरी, वेदर थ्रू रेंट, और ये जहाँ से भी आपको, जहाँ से भी सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पैसा आता है, दीज आर योर इनकम, राइट? एंड व्हाट आर एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर आप जो आपके डे टू डे खर्चे होते हैं वो आपके एक्सपेंडिचर है, राइट? तो इनकम जितना भी आपका होता है उसमें से अगर आप माइनस करते हैं एक्सपेंडिचर, तो जो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ बची वो दैट इज सेविंग, राइट? So money earned from various sources like salary, wages, these are the income. Expenditure is money spent on various items which includes essential and non-essential items, right? So these are expenditure. और अगर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो in that case you are going for the saving. आप वो थोड़ा बहुत सेविंग कर रहे हैं, right? So this is your savings, right? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी जो सेविंग्स होती है आप अपने बैंक अकाउंट में उसको, सेविंग बैंक अकाउंट में उसको सेव करके रखते हैं, और किसी ऐसी सिचुएशन में जैसे आपको एकदम इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो गया फंड्स वगैरह का, तो वो सेविंग्स को आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब देन वी कम टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? The various products in which investment may be done are financial products, fixed deposit. अब देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बड़ा सिंपल वे में फर्क समझ लीजिए. The difference is that कि सेविंग्स आर, आपने जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हुआ वो सेविंग हो गया, लेकिन जो सेविंग है आपने उस सेविंग को क्या किया, उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया, कहीं ऐसे लगाया कि जिससे वो ग्रो किया. मान लीजिए मेरे अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो वो 5000 रुपीज़ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक बहुत
मिनिमम इंटरेस्ट मिल रही है, राइट, जो मुझे बैंक देती है। लेकिन अगर मैं वो सेविंग बैंक अकाउंट के बजाय अगर उसको कहीं और लगाता हूँ जहाँ पर वो मनी ग्रो करता है, ग्रो इन द सेंस या तो वो मुझे इंटरेस्ट के फॉर्म में कुछ मिल रहा है या फिर मुझे कुछ एप्रिशिएट हो रहा है किसी भी फॉर्म में, मैंने कहीं भी ऐसी जगह लगाया है जहाँ पर वो पैसा बढ़ रहा है, राइट, तो वो क्या हो गया मेरा, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो द वेरियस प्रोडक्ट्स इन विच इन्वेस्टमेंट मे बी डन आर फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, जैसे मैंने आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। लेकिन फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर होता है जो मैंने बताया आपको, बहुत मिनिमम आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका, राइट। बाइंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं वहां पर भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकता हूँ, राइट। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ये मैं थोड़े से टेक्निकल वर्ड जो आपको आ रहे हैं ना, जैसे बाइंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, तो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, बाइंग शेयर्स क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ये भी मैं टेक्निकल टर्म से ये मैं क्लियर करूंगा आपको। या फिर नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कोई जमीन खरीद ली, राइट, या फिर मैंने गोल्ड खरीद लिया या सिल्वर खरीद लिया। मैं गोल्ड क्यों खरीदता हूँ, आजकल हमने देखा है स्पेशली इन इंडिया, व्हाट इंडियन वुमेन्स डू, वो गोल्ड इसलिए खरीदती हैं, एक तो उनके लिए वो पहनने के काम आता है, और दूसरा एक सेविंग के तौर पे, मतलब एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड इकट्ठा होगा और ये आगे जाके इसके पैसे, मतलब गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे। और जो कि है, अगर आप गोल्ड के रेट्स देखें पहले और अब में 10 साल पहले या 20 साल पहले, तो वो रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, उसका प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। आई थिंक मैंने बहुत ही बेसिक फॉर्म में, बेसिक टर्म में बताने की कोशिश करी है, एंड इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो अब नीचे हम ये देखते हैं, एक चार्ट आया, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मीनिंग क्या है उसका, वो मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। पर्पस क्या है, पर्पस आपने लिखा होगा सेविंग में, देखिए सेविंग आर मेड टू मेंटेन लिक्विडिटी, मेंटेन लिक्विडिटी, एक और टर्म आ गया यहाँ पर, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है कि कितने इजीली वो हमें कैश के फॉर्म में टर्न हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सेविंग जो भी होती है वो हम बैंक अकाउंट में रखते हैं। बैंक अकाउंट में अगर सेविंग हमने रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी भी हमें जरूरत है हम उसमें से निकाल सकते हैं, राइट। हम उसको निकाल के, कभी हमें इमरजेंसी में जरूरत है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, कुछ और जरूरत है मेरे को, तो मैंने उसमें से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से मैं फॉरेन अकाउंट में जाऊंगा या एटीएम पे जाऊंगा और पैसे निकाल सकता हूँ, तो लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आर मेड टू मेक द मनी ग्रो बाय क्रिएटिंग एसेट दैट कैन जनरेट इनकम इन द फ्यूचर, इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एसेट, वो आगे और बढ़ाता है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर लिक्विडिटी कम होती है एज कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट, राइट। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो अब मैं कहूँ कि सेविंग अगर जो मैंने रखी हुई है अपने बैंक में, तो उसमें लो या नेग्लिजिबल रिस्क है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने शेयर्स में पैसा लगाया, स्टॉक में लगाया, तो इट्स रिस्की इंस्ट्रूमेंट, राइट, तो वहां पर रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में इतना रिस्क नहीं, राइट। तो ये फर्क आ जाता है दोनों चीजों में, रिस्क उसमें कम होता है सेविंग बैंक अकाउंट में, और बाकी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट है उसमें वेरी करता है, मीडियम रिस्क भी हो सकता है, हाई रिस्क भी हो सकता है, डिपेंड करता है, राइट। लिक्विडिटी जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हाईली लिक्विड होते हैं, जो सेविंग बैंक अकाउंट में सेविंग रखा हुआ है वो कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वो, अगर मैं सेविंग के कंपैरिजन में या सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में बात करूं, तो वो कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर एक मिनिमम क्लोजिंग पीरियड होता है, राइट। हम इजीली एकदम, जैसे मैंने बैंक में अकाउंट में जाके और पैसा फौरन निकाल लेता हूँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन्वेस्टमेंट में जहां हम फौरन नहीं निकाल सकते, जैसे नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कोई लैंड परचेज किया हुआ है, अब वो लैंड को परचेज करने के लिए लिक्विडिटी ऐसे समझ लीजिए आप, अगर मुझे लैंड को, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास लैंड है, तो मैंने उस लैंड को मैं सेल करूंगा तभी तो पैसा आएगा। लेकिन सेल, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आज डिसाइड किया मुझे अभी सेल करना है एंड इमीडिएटली आई विल गेट द मनी, मेरा सेल हो जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। समटाइम्स बहुत टाइम लग जाता है, सेल नहीं होती है, बहुत काफी टाइम लग जाते हैं, राइट। या फिर मैं गोल्ड को बेचना चाहता हूँ या सिल्वर सेल करना चाहता हूँ, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करें, या मेरे पास शेयर्स हैं, स्टॉक को मुझे सेल करना है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो जिसमें क्लोजिंग पीरियड होता है, जैसे ELSS वाले होते हैं, इक्विटी बेस्ड, इक्विटी लिंक वाले जो होते हैं, उसमें 3 साल का क्लोजिंग पीरियड होता है, तो 3 साल से पहले आप उससे निकाल नहीं सकते।
या फिर मैं जैसे आपको एफडी की भी बात करूं, एफडी भी होती है तो फिक्स डिपॉजिट मैंने कर दिया, तो एफडी मैंने मान लीजिए 3 साल का लिया है या 5 ईयर्स का लिया है, तो अगर मैं उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इमीडिएटली नहीं होता है। अगर होगा भी तो मुझे पेनल्टी, कुछ बैंक्स में क्या होता है पेनल्टी देना पड़ता है, अगर आपको एफडी अपना तोड़ना है तो पेनल्टी देना पड़ेगा, राइट। तो इट हैपेंस लाइक दैट। I think now it should be clear you कि सेविंग और लिक्विडिटी में क्या फर्क होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, राइट। तो व्हाट इज देन वी कम टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है। ये देखिए एसेट्स में क्या होता है, आइटम दैट यू ओन एंड हैव इकोनॉमिक वैल्यू, आपके पास जो भी आइटम जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है आर योर एसेट्स, एंड आइटम्स विच आर which you own to others or have borrowed from others are your liabilities। जैसे liabilities क्या हो जाती है, जो मैंने own किया है या फिर own to others or have borrowed from others, मैंने किसी से लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने होम लोन लिया हुआ है या ऑटो लोन लिया हुआ है या ऑटो या मोटर लोन लिया हुआ है, तो ये क्या हुआ मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इन द सेंस कि मुझे वो वापस करना है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए लैंड है तो दीज आर माई एसेट्स, राइट। या फिर मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो ये मेरे एसेट्स हो गए, ये मेरे अपने हैं, राइट। अच्छा, देन कम्स द डेट, money borrowed to meet shortfall of money when expenses are more than the funds available in hand is called debt। इसको सिंपल वे में समझने के लिए क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे एक्सपेंसेस, मेरे एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ता है और मुझे अपने एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और मेरी इनकम कम है, तो मैं उसको एक्सपेंसेस को क्या करने के लिए, उसके शॉर्टफॉल को मीट आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ फंड्स लेता हूँ, है ना। तो आप देन अवेलेबिलिटी कॉल कर, तो वो डेट कहलाता है। अब नाउ कम टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़े सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए आप, कि समय के साथ, जैसे आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि पहले हम क्या करते थे कि 500 रुपये में इतनी चीज़ें आ जाती, लेकिन अब वो नहीं आती है, राइट। अब 500 रुपये में तो कुछ नहीं आता। जैसे वो कहते, जैसे कोई भी चीज़ की बात करें, अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज की बात करते हैं, तो जैसे बड़ा बेसिक सा सवाल होता है आजकल घर में होता है कि पहले तो है ना वो जो हम 500 रुपये में इतना घी आ जाता था या हमारा इतना गोल्ड आ जाता था, लेकिन क्या है अब नहीं आता है। तो क्या हो रहा है समय के साथ, क्या हो रहा है पैसे की कीमत, मतलब अब हम ऐसे कहते हैं ना कि ये 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। तो आज जो 500 रुपये की वैल्यू है, तो आज के बाद आने वाले टाइम के 5 साल के बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, राइट। उस वक्त हमें लगेगा कि 2000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 10 साल के बाद और कम। तो ये डे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होते चले जाते हैं, राइट। अब कम एंड देन कम्स द इन्फ्लेशन एंड इट्स अफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है, हम डेली सुनते हैं, पेपर में आता है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज refers to rise in price of goods and services। देखिए जो इसेंशियल, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उस समय के साथ क्या होता है, कुछ उन चीज़ों का प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम जो ऑयल है या फिर शुगर है, तो ये सब समय के साथ उसका प्राइस बढ़ता है। Over a period of time, as the cost of goods and services increase, the ability of a unit of money, say 1 rupee, to buy goods and services keeps declining। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दैट इज एबिलिटी टू बाय एनीथिंग इन डिक्रीज। जैसे मैं ये कहूँ कि पहले शुगर जो थी वो 20 रुपीज़ पर के जी थी, आज जो शुगर है वो 35-40 रुपीज़ पर के जी, 38 रुपीज़ पर के, राइट। तो समय के साथ बढ़ रही है, राइट। इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। जब चीज़ें का दाम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली, अगर जैसे मान लीजिए पहले मैं 40 रुपीज़ में अगर 20 रुपीज़ के जी था तो मैं 2 के जी शुगर लाता था, लेकिन आज मैं कितना 1 के जी ला रहा हूँ, राइट। तो क्या हो रहा है, ये इससे क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ कि दैट इज द एबिलिटी ऑफ मनी टू बाय एनीथिंग डिक्रीज, वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। देन वी मूव टू हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट माय इन्वेस्टमेंट। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आपकी बुकलेट में है, दिया हुआ है। अ वड़ा पाव कॉस्टिंग 2 रुपीज 5 years ago and would now cost 7 रुपीज। जो वड़ा पाव 2 रुपये का हुआ करता था, 7 रुपये का हो रहा है। तो आपने ये सोचा कि वड़ा पाव जो है ये 7 रुपये का हुआ है तो इसका क्वालिटी बढ़ गया? नो, इसका क्वालिटी वही सेम है। उसका क्या हुआ, जो उसकी इंग्रेडिएंट, जो चीज़ें उससे बनती, जिस चीज़ से बनता था उसके दाम बढ़ गए।
इसलिए वो उसकी काम करता है, राइट? तो इट्स लाइक दैट. So what are the steps that you can take to avoid the adverse effects of inflation? कौन कौन से हमें स्टेप लेना चाहिए? वो स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन रेट देखना होगा. मान लीजिए बड़े सिंपल तरीके से आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए 5% मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, तो वहाँ पर मुझे मान लीजिए सपोज देयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%. तो क्या हो रहा है, मेरा समय के साथ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो 4% है और जो मेरा इन्फ्लेशन है वो 5% है, तो मुझे वो समय के साथ मेरा पैसा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, राइट? तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसी जगह पैसा लगाऊं मैं जहां पर वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, वो इन्फ्लेशन से एटलीस्ट ऊपर हो सके, तभी तो वो एप्रिशिएट होगा पैसा. अदरवाइज वो वही रहेगा. अगर वो इन्फ्लेशन से नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, राइट? तो इसका इसलिए इस तरह से इफेक्ट होता है. देन अगेन वन मोर टर्म इज देन कंपाउंडिंग, जो मैथ्स के अंदर यूज होता है कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है बड़ा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंडिंग. उसका सिंपल वे में सब फर्क हमें समझना है. मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है, राइट? तो एक साल के बाद क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में, मुझे 9% के हिसाब से 1000 में 90 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो मेरा 1000 प्लस 90 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू 1090 हो जाएगा. सेकेंड ईयर में क्या होगा, कंपाउंडिंग अगर होगा तो क्या होगा कि सेकेंड ईयर में वो 1090 बेस प्राइस होगा, मतलब प्रिंसिपल बन जाएगा और उसके बाद उस पर 9% लगेगा. तो इस बार मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 90 की बजाय 98 रुपीज. तो मेरा फिर मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 1188, राइट? तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अगर मैं कंपाउंडिंग को लेता हूँ तो 40 ईयर्स के बाद अगर मैंने सिंपल वे में जो इन्वेस्ट किया हुआ है 1000 और वो फिर एड ऑन करते हुए, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग को पैसे समझिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो बढ़ते बढ़ते वो मेरा मैच्योरिटी पे वैल्यू हो जाता है 31,409 आफ्टर 40 ईयर्स. 40 साल का समय बहुत होता है, 40 ईयर्स का समय बहुत होता है. 40 ईयर्स में वो 31,409 हो जाएगा. लेकिन अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको सिर्फ हर साल आपको 90 रुपीज मिलते, और अगर आपका वो 40 ईयर्स का पीरियड है तो आपको वो कितना मिलता है, सिर्फ 4600. जस्ट इमेजिन द डिफरेंस, राइट? In simple interest you are getting 4600, but due to compounding that money becomes 31,409. Just see the difference. मतलब कंपाउंडिंग का मतलब हुआ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट? तो इट शुड बी क्लियर टू यू, राइट? तो बड़ा सिंपल वे में कि अगर हम कंपाउंडिंग में क्या होता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है सेकेंड ईयर में और फिर वो बन जाता है प्रिंसिपल, राइट? इसी तरह थर्ड ईयर में ऐसे होगा, फोर्थ ईयर में ऐसे हो जाएगा, इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा. और इसके लिए कंपाउंडिंग के लिए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, यू माइट बी अवेयर अबाउट इट, वी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, कि उन्होंने क्या कहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इसको 8th वंडर कहा था कि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर है, राइट? अच्छा, अब आते हैं रूल ऑफ 70. देखिए ये जो बेसिक चीजें हैं, सिंपल बेसिक चीजें हैं, ये डे टू डे में आपके काम आती हैं, राइट? ये टर्म्स मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ, राइट? और आपको कोई क्लियर नहीं हो, we will have a question and answer session, maybe you can, and if you're having any question you can write down in the chat box. वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दूँगा, राइट? पर्सनल क्वेश्चंस आपके किसी के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल आपका किसी का भी हो सकता है. यू कैन रेज इट ऑन इन द चैट बॉक्स. रूल ऑफ 70. रूल ऑफ 72, देखिए हम इंडिया में रहते हैं ना, तो हम लोगों को डबल का बड़ा शौक है. मतलब हम ये डबल का क्या होता है कि मेरा जो पैसा है वो डबल कितने दिन में होगा, वो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मुझे डबल कितने दिन में होगा, ये पता चले. तो डबल के लिए एक सिंपल सा रूल होता है, तो थंब रूल है जैसे 72. तो मुझे जैसे ये पता चले कि मैं मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपीज़ है और मुझे इसको डबल करना है, तो मैं अगर बैंक में गया और बैंक में मैंने पूछा ये डबल कैसे होगा, तो मैं खुद अपने आप कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको. कहीं पे भी कैलकुलेट होगा, बैंक ही नहीं, कहीं पे भी उसको डबल करने का सिंपल सा तरीका है कि वो उनसे ये पूछे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट? तो उन्होंने कहा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, राइट? 6% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है.
तो आपको क्या करना है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। 72 अपॉन 6, so that comes to 12, राइट। अगर 6 12 का 72 होता है, राइट, तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो मेरा वो जो पैसा है, वो जो पैसा कितने दिन में डबल होगा, वो 12 साल में, 12 ईयर्स में डबल हो जाएगा, राइट। तो 12 ईयर्स, इट विल टेक 12 ईयर्स टू डबल योर, राइट। इज इट ओके? तो अगर जैसे किसी ने कहा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12 से 12 से डिवाइड करो। यू डिवाइड 12 by 72 by 12, so it comes to 6. So 6 years it will become double, right? So it's a very simple rule, right? Then देखिए क्या होता है रूटीन कॉस्ट एवरेजिंग में, क्या होता है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हम कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम देखते हैं यूनिट में, बताऊंगा आपको म्यूचुअल फंड क्या होते हैं इस तरह की, जैसे कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं और वो वेरी करती है, समय के साथ वो वेरी करने लगती है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हर महीने उसकी कॉस्ट पर यूनिट, जैसे किसी महीने में वो कॉस्ट पर यूनिट रखती थी, किसी में 41 थी, किसी में 47 थी, कभी 58 थी, कभी 71 थी, तो हम क्या करते हैं, हर महीने इक्वली हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। और फाइनली जब हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल क्या कितने यूनिट हमारे पास आते हैं, तो जो फाइनली हमारे पास आते हैं 466 यूनिट्स आते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है कि क्या हुआ, 460 यूनिट्स हमें अलॉट हो गए और अगर हमने उसका एवरेज निकाला तो 51.5 निकल कर आया, राइट। तो जहाँ पर रेट मतलब चेंज होता रहता है, यूनिट प्राइस चेंज होता रहता है, तो बेस्ट वे कि हम उसको मतलब एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे समझ लें या फिर मंथली इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या ईयरली भी कर सकते हैं, राइट। अब देन कम्स द फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब तक अपने लिए नहीं करते हैं तभी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपने देखा होगा हमारे घर है, घर में या कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादातर घर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, और कुछ एक्सपेक्टेड भी होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेड भी होती हैं कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे घर में, जैसे आप प्रोफेशनल हैं, कुछ लोग मैरिड होंगे या कुछ लोगों की शादी होगी, तो मैरिज अपने आप में मतलब एक एक्सपेंसिव है, वहाँ पर भी आपको खर्चा होता है। तो यू प्लान फॉर द मैरिज, प्लान इन द सेंस कि आजकल तो मैरिज डेस्टिनेशन मैरिजेज एंड ऑल ये बहुत एक्सपेंसिव मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो मैरिज में भी अपने आप को पैसा बहुत चाहिए होता है, राइट। अब शादी हो गया, शादी के बाद अगर अब बच्चा होता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, उसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, मुझे घर खरीदना है उसके लिए पैसे चाहिए। ये दीज आर एक्सपेक्ट, मतलब मुझे ये लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, मतलब मुझे ये चीज़ें, ये सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, राइट। कोई इमरजेंसी हो गई, मीटिंग इमरजेंसी कुछ है इस तरह का, जैसे कोई घर में बीमार हो गया या फिर कोई गॉड फॉरबिड जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये दीज आर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। तो जैसे लिखा हुआ टू मीट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट, डेथ और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड या कुछ ऐसा कुछ हो गया नेचुरल कैलेमिटीज में, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो तब भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो फॉर दैट जो हमारी हमें हमें लाइफ में जैसे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये कभी भी आ सकती हैं, तो उसके लिए एक हमें प्लानिंग की जरूरत है। वी हैव टू प्लान इट आउट, राइट। और अगर हम जितना जल्दी प्लान करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर हम ये सोचें अरे शादी के टाइम पे इतना पैसा ज़रूरत हो, अरे ले लेंगे कहीं से ले लेंगे, हम लाइबिलिटी बना लेते हैं, कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, तो वही प्रॉब्लम आता है। हमें उसके लिए प्लान करना होता है, पहले से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास कब लाइफ में कौन कौन से डिसीजन आने वाले, फाइनेंशियल डिसीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने, प्रॉब्लम्स नहीं है कि हमें लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। प्रॉब्लम तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो आ जाती हैं, जैसे मैंने इमरजेंसी कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन ये डिसीजन तो लेने ही होते हैं, चाहे वो घर में बच्चे का आना, बच्चे की एजुकेशन, आजकल एजुकेशन अपने आप में बहुत कॉस्टली, मतलब आप डे बाई डे जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, हायर एजुकेशन है, वो डे बाई डे कॉस्टली होती चली जाती है, राइट। इट्स बिकमिंग टू एंड टू कॉस्टली, है ना। अगर मैं जैसे आप सभी को ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वहाँ पर फीस कम होता है, यू ऑल आर प्रोफेशनल एंड दैट टू फ्रॉम द IT फील्ड, यू माइट बी अवेयर अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
राइट? IITs के बारे में आप जानते हैं, इट्स टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है। एंड उसमें भी अगर आपने फीस अगर आपको पता हो, कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों को, और कुछ को नहीं पता है, तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर भी आपको जो फीस होती है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी थाउजेंड्स में होती है। वहाँ भी फीस लैक्स में है, राइट? इट इज इनटू लैक्स, राइट? तो वहाँ पर भी फीस बढ़ती चली जाएगी। मैं उससे ऊपर अगर जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ फीस करते हैं, आई मीन लाइक इट्स लाइक 16 lakhs, 16 lakhs, you need 16 lakhs, वो no doubt you can get a education loan, वो मिल जाएगा, वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ लोन की बात आती है, that is liability, वो आपको पे करना है, रीपे करना है, along with the interest, वो देना होगा आपको। लेकिन what I am saying कि एजुकेशन आज के समय में बहुत महंगी होती जा रही है, चाहे वो स्कूलिंग क्यों ना हो। स्कूलिंग में भी आजकल वर्ल्ड स्कूल और ये वो सारी चीज़ें आते जा रहे हैं, तो इतना कॉस्टली हो गया है स्कूलिंग भी। एंड स्कूल के बाद अगर जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं, तो वहाँ भी फीस काफ़ी होता है, राइट? तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू प्लान इट, क्योंकि आपको वो देखना पड़ेगा कि मेरे को इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। अदरवाइज फिर वही आता है कि आपको लाइबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी, आपको लोन पे जाना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए आपको क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है और एक प्रोसेस, और ये प्रोसेस पूरा एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन करेंट फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यू हैव टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आपके देखना होगा आपकी इनकम्स क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, राइट? आइडेंटिफाई एंड सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स विल कम टू इट ऑन फाइनेंशियल गोल्स, ओके, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। देन आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, उसमें हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट हमने जो स्ट्रैटेजीज ली हुई हैं, हो सकता है कि वो मेरे को फिट नहीं बैठ रही है, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ा, ऑल्टरनेट्स को देखना पड़ा, ये मुझे करना होता है। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल एक्शन प्लान, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड देन रिव्यू एंड रिवर्स द फाइनेंशियल प्लान, एंड यू कीप ऑन रिव्यूइंग योर फाइनेंशियल प्लान। ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने जो फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है वो फॉर लाइफ टाइम वो बिल्कुल ठीक वही रहेगा। हम समय के साथ हमें उसमें चेंजेस करना पड़ते हैं, क्योंकि जैसे बीच में ये आया है कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट के कुछ एवेन्यूज दिए हुए हैं, उनको चेंज करना है, कुछ और में जाना है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आते हैं डिटरमाइन योर करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ा सिंपल वे में होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आपके पास कार है, बैंक में बैलेंस है, हाउस है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या हुई, जैसे मैंने आपको बताया कार की जो वैल्यू है वो 25,000 है, मेरा बैंक, और जस्ट रिमेंबर, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कार है तो वो डिप्रिशिएट करती है समय के साथ। आज मेरी कार की वैल्यू अगर 1 लाख है, तो 1 साल के बाद वो 1 लाख नहीं होगी, वो डिप्रिशिएट करेगी, वो 1 लाख की नहीं रह जाएगी, वो हो सकता है 80,000 हो जाए या 70,000 हो जाए, फिर वो 2 साल के बाद और कम हो जाएगी। तो ये आप है ना, बहुत से लोग ये समझते हैं ना, गाड़ी अगर मुझे कार लेना है वो हमेशा डेप्रिशिएट करती है, राइट? तो समय के साथ उसके प्राइस कम होगा, राइट? बैंक बैलेंस, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपीज है, हाउस है, घर, हाँ घर जो होता है, जैसे आपने घर लिया है या लैंड ली है, तो वो हमेशा अप्रिशिएट करती है। आपने ये नहीं सुना होगा वो डेप्रिशिएट कर रही है। मैंने जो मेरा फ्लैट था आज वो 10 लाख का है, और वो कल जो है 9 लाख का हो, मतलब 1 साल के बाद 9 लाख का हो जाएगा या 8 लाख का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इट ऑलवेज अप्रिशिएट्स। आपने हमेशा सुना होगा कि घर की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, राइट? तो ये मेरे एसेट्स हो गए, तो मैंने एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया और नीचे लिखा हुआ है 50 लाख 25,000, ये मेरे एसेट्स हैं एज ऑफ नाउ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मैंने घर लिया हुआ था, जो घर मैंने लिया हुआ था उसके लिए मैंने लोन लिया था, और वो लोन का जो अमाउंट है दैट इज 20 लाख रुपीज, वो मुझको देना है, राइट? और जो मेरा कार लोन है, मैंने कार लोन जो लिया है उसका जो पेमेंट बकाया है मुझे वापस करना है बैंक को, दैट इज 10,000। तो ये मेरी टोटल लायबिलिटी है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग।
राइट। तो मैंने एग्जांपल जैसे एज ऑफ नाउ इट इज लाइक दैट, राइट। तो मेरे पास मेरे एसेट्स हैं 50 लाख 55 लाख 25,000 और मेरी लाइबिलिटीज जो है वो 20 लाख 10,000 है। तो मेरा नेट वर्थ क्या हुआ, मेरे पास मेरा नेट वर्थ क्या है, माय नेट वर्थ इज, मैं उसको माइनस कर दूंगा, मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा। तो एसेट्स मेरे 50 लाख 25,000 को माइनस कर दूंगा 20 लाख 10,000, राइट। तो माय नेट वर्थ इज 35 लाख 50। मुझे अपनी नेट वर्थ कभी भी पता करनी है तो इन द सेम वे आई हैव टू फाइंड इट आउट, और ये कीप्स ऑन चेंजिंग विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये चेंज होती रहती है, राइट। देन अब मैंने फाइनेंशियल गोल्स की बात करी, डेवलप फाइनेंशियल गोल्स, राइट। तो अब फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। देखिए मैं जैसे हमने हमारे है ना, जब वेन एवर वी वर स्टूडेंट्स तो हम वहाँ गोल्स की बात करते थे। वो हमारे गोल्स कौन से हुआ करते थे, कैरियर गोल्स, मतलब मुझे कैरियर, अपना कैरियर कैसे बनाना है, मुझे क्या बनना है, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, दीज आर फाइनेंशियल गोल्स। सेम वे जैसे कैरियर को आप अपने यहाँ पूरा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, किस तरह से मुझे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसी तरह से फाइनेंशियल गोल्स भी हैं। तो फाइनेंशियल गोल्स में कुछ जैसे बेसिक फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, जैसे मुझे अपने खाने के लिए बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेकेंडरी और एडवांस फाइनेंशियल गोल्स क्या हो जाते हैं, वो मेरी एजुकेशन है या घर है या मैरिज है, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। फिर रिटायरमेंट, आजकल रिटायरमेंट भी अपने आप में एक प्लानिंग हो गया। रिटायरमेंट जो क्या होता है, जस्ट इमेजिन इफ यू आर वर्किंग, तो आपको एक एज पे रिटायर करना है, मे बी 58, मे बी 60 या 62, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और आप किस जॉब प्रोफाइल में हैं इसमें डिपेंड करता है, राइट। तो आप जब रिटायर करते हैं तो व्हाट हैपेंस आफ्टर रिटायरमेंट, क्या होता है कि आपका इनकम, जो मैंने बताया था ना शुरू में, आपका इनकम एक्सपेंडिचर जो बताया था, तो आपका इनकम आना बंद हो जाता है। अगर आपको पेंशन वगैरह नहीं मिलता, गवर्नमेंट है, अब तो पेंशन नहीं, तो आपका इनकम के सोर्सेज बंद हो जाते हैं, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर रहता है, एक्सपेंडिचर रहता है। और आफ्टर रिटायरमेंट हो सकता है एक्सपेंडिचर कुछ और बढ़ जाता है, किस चीज़ों में, मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि इंसान जब समय के साथ एज बढ़ती है ना, तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो रिटायरमेंट के बाद की भी प्लानिंग होती है कि हम उसको पहले से प्लान कर लें कि हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हमें रिटायरमेंट के बाद उस एज में हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहना पड़े। और ये अक्सर देखा गया है, आपने देखा होगा कि जो एजिड लोग होते हैं और घर में अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा रहता है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब हो जाता है तो उनके लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया, वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इनकम के सोर्सेज खत्म हो गए, और अगर उनके एक्सपेंडिचर बना रहेगा और उनके पास कुछ सेविंग नहीं है, पहले से पैसा नहीं है, कुछ इकट्ठा नहीं किया या फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एंड देन कम्स स्टेट प्लानिंग, ऑल्सो स्टेट प्लानिंग कि आपकी मेरी वेल्थ क्या है, मुझे किस तरह का, वो सारी चीज़ें। तो एक टिप दिया हुआ है इसमें, आप देखिएगा, ये रेड कलर में उसमें दिया है, व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्लान्स वन शुड फर्स्ट ensure a plan saving amount and then plan for meeting expenses, राइट। तो इसमें एक वॉरेन बफेट, आपने वॉरेन बफेट बहुत नाम सुना होगा, वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। हम क्या करते हैं, हमारी एज एन इंडियन हमारी एक आदत होती है कि हमारे जो भी इनकम होती है और जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो हम एक्सपेंडिचर खर्च करने के बाद हमारे पास इनकम हमारी अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो बचता है वो हमारी सेविंग, हम उसको हम सेविंग करना पसंद करते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट से डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। जो ज़्यादातर हम लोग हैबिचुअल होते हैं, हमारी ये मेंटेलिटी होती है कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, और वी ऑलवेज डू, वी वर्क इन दैट वे ओनली कि वी सेव वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, राइट। तो वी आर गोइंग, मैं हम बिल्कुल उसके अपोजिट जाते हैं, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या एक्सरसाइज किया गया है कि सेविंग पे ज्यादा एक्सरसाइज किया, तो सेविंग करने के बाद जो बचता है उसको स्पेंड करो, राइट। और हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्पेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब हमारे एक्सपेंसेस जितना खर्च करना है कर लिया, उसके बाद जो सेविंग बची वो करते हैं। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज किया गया है कि पहले आप उस पर फोकस करो, अपनी सेविंग पे, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वो आप उससे अपना स्पेंड करो, अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो उसको मैनेज करो। Therefore, the basic concept that everyone should focus upon while utilizing his income is as follows.
इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम में पहले सेव कर लो और उसमें से जो बचता है वो एक्सपेंडिचर करो, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो फॉर्मूला है, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर वे यू थिंक, राइट, तो इनकम माइनस सेविंग शुड बी एक्सपेंडिचर। दिस इज द बेस्ट वे, राइट। So it should be understood in this way only, right? Then comes the, अब हमारे गोल्स क्या होते हैं? तो गोल्स हमारे स्मार्ट होते हैं, राइट। स्मार्ट मतलब बेस्ड बाई स्मार्ट नहीं, स्मार्ट इन द सेंस कि व्हाट स्टैंड्स फॉर एस, व्हाट स्टैंड्स फॉर एम ए आर टी, राइट। तो स्मार्ट मीन्स एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, right, and M stands for measurable, and A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for time bound. तो हमारे जो गोल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए, राइट, स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, अब ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक, यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव व्हेन यू वांट टू अचीव। स्पेसिफिक, फोकस्ड होना चाहिए, है ना। हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है हम किसी चीज के लिए। तो जैसे हमारा एक अप्रोच होता है, आई नीड टू सेट असाइड मनी फॉर माय ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे नेक्स्ट ईयर। जैसे मैंने मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो उनको मतलब वो ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ थोड़ा सा पैसा बचा के रखना चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन मैंने कहा स्पेसिफिक, फोकस। तो यहाँ पर फोकस राइट अप्रोच क्या होती है कि मैंने उस 10,000 रुपीज मुझे अलग से रखने हैं फॉर माई ग्रैंड डॉटर्स, सेट असाइड 10,000 फॉर माई ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे नेक्स्ट ईयर, राइट। तो मुझे 10,000 की सेविंग अलग से मुझे उसके लिए रखनी है। तो ये हो गया मेरा स्पेसिफिक। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक हो गया कि मैंने एक अमाउंट डिसाइड किया, ये नहीं कि मुझे पैसा जोड़ना है, पैसा जोड़ना नहीं, जस्ट बी स्पेसिफिक। 10,000, 5,000, 20,000। तो जब नंबर्स में बात आ जाती है तो फिर वो नंबर्स को हम उसको सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एंड देन कम्स द मेजरेबल। अब मेजरेबल के ये जो भी हमारे गोल्स होते हैं वो उसको हम मेजर करते हैं। क्या है एग्जांपल? आई विल पे ऑफ मोस्ट ऑफ माई क्रेडिट कार्ड ड्यूज। मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जल्दी से जमा कर दूंगा, लेकिन मैंने क्या किया? मेजरेबल इन द नेक्स्ट 6 मंथ। मैंने मान लीजिए मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा है और मैंने कहा कि मैं मेजरेबल मतलब इन द सेंस कि मैं एक टाइम बाउंड में उसको बिल्कुल फिनिश ऑफ कर दूंगा। तो मैंने ये क्या कहा कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ आई विल पे ऑफ माई क्रेडिट कार्ड बिल, राइट। तो मैं अपने जो क्रेडिट कार्ड के अगले 6 महीने के अंदर फिनिश ऑफ कर दूंगा, राइट। दिस इज द राइट अप्रोच। मेजरेबल, अचीवेबल, हाँ, मतलब मैं कोई चीज मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं तो मैंने मुझे 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 वो अचीव कर सकूँ मैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं है ना 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए मतलब सेव कर लूँगा। अब मुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है और मैंने मतलब वो अचीवेबल नहीं है और मैंने वो बना लिए कि मैं 1 करोड़ सेविंग कर लूँगा। हाउ इज इट पॉसिबल? You have to see your current status, how much your income is, right? So accordingly then only you can achieve. So it should be achievable. तो मैंने जैसे अचीवेबल में एक चीज आई विल सेव मनी, तो मैंने कहा कि एक तो ये अप्रोच होती है, ये रॉन्ग अप्रोच है। आई विल सेव मनी, आई विल सेव 48,000 एवरी ईयर बाय सेटिंग असाइड 4,000 एवरी मंथ। तो मैंने उसको दूसरे वे में राइट अप्रोच इज दैट कि मुझे 48,000 पूरे साल भर में सेव करके रखने, 48,000। और 48,000 के लिए क्या है, मुझे मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू मंथ कि मैं हर महीने 4,000 रुपीज वो अचीवेबल है। लेकिन मैं कहूँ कि 48,000 एक महीने में, दैट इज नॉट अचीवेबल, राइट। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हर मंथ अगर 4,000 करूंगा तब जाके मैं 48,000 मैं कर सकता हूँ, राइट। देन कम्स रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। गोल्स नीड टू बी बेस्ड ऑन रिसोर्सेज एंड टास्क यू कैन रीजनेबली अचीव, जिसको मैं अचीव कर सकूं। तो मेरे गोल्स उस तरह के होने चाहिए, राइट। तो बाय सेविंग रेगुलरली आई विल बिकम अ मिलियनेयर। तो एक स्टेटमेंट होता है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं अगर सेविंग रेगुलरली करूंगा और मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप मिलियनेयर ऐसे नहीं बन सकते कि थोड़ा बहुत सेविंग कर लेंगे। यू हैव टू रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी। बाय सेविंग रेगुलरली आई विल बी debt free by January next year. If I continue saving regularly after clearing all my debt, my next December I will be saving the sufficient amount to fund fix 6 months of my living expenses. तो इस तरह का स्टेटमेंट होना चाहिए, राइट। रियलिस्टिक भी होना चाहिए। एंड द टाइम बाउंड, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में अभी आपको बताया था कि इट शुड बी टाइम बाउंड।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने जैसे हम अपने करियर के लिए प्लान आउट करते हैं ना कि आफ्टर 12 विल बी गोइंग फॉर some competition maybe for engineering or maybe I'll qualify this engineering तो अगर मेरा उसका 12th के बाद नहीं हुआ है तो I'll wait for one more year okay and I'll again try for IIT right ये नहीं है कि मैं 10 साल के बाद करूँगा it's not possible how is it possible yeah, after 10 years you are waiting for 10 years just to qualify IIT it is not possible right क्योंकि वहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शंस हैं एज के बाउंडेशंस हैं ऐसा नहीं हो सकता राइट तो सेम वे हमें उसको एक टाइम बाउंड के अंदर अपने फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं एक टाइम बाउंड के अंदर लेना होता है ठीक है तो to adopt this strategy while investing one must plan as per the one's age risk appetite ability to take risks financial situation and investment horizon अब देखिए ये जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं इसमें ये 4 जो फैक्टर्स दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज वन इज द एज फैक्टर द सेकेंड इज द रिस्क एपेटाइट एबिलिटी टू टेक रिस्क मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ थर्ड इज माय फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फोर्थ इज द इन्वेस्टमेंट होराइजन राइट इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ जैसे एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए वो 1,000 रुपये कितने बड़ा अमाउंट हो गया 40 ईयर्स में राइट तो 40 साल देखिए एज फैक्टर हमें इसलिए लेना होता है कि वी नो अबाउट अवर लाइफ कि हमारी एवरेज लाइफ क्या होती है राइट हमारी एवरेज लाइफ मतलब हमें जब हम इस दुनिया में आए हैं तो कितने दिन तक हमें जीना है मे बी 60, 70, 80 मैक्सिमम 80, 90 तक इतना होता है तो एक टाइम पीरियड होता है कि जितना हमें इस दुनिया में रहना है तो उसके अकॉर्डिंगली एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब मैं अगर कोई बंदा जो 50 इयर्स का है और 50 इयर्स के बाद ये सोचे कि मुझे 30 इयर्स का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान मैं कर रहा हूँ इज इट फीजिबल नॉट फीजिबल अगर उसको 40 इयर्स का प्लान करना है तो वो 20 इयर्स की एज में प्लान करेगा तो दैट इज फीजिबल कि वो 60 इयर्स की में मतलब हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे वो सोच रहा है कि मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए तो उसको 20 इयर्स की एज में प्लान करना चाहिए राइट तो एज फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट राइट फिर दूसरा चीज आपका क्या होता है रिस्क एपेटाइट रिस्क एबिलिटी टू टेक रिस्क समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारा रिस्क फैक्टर सबका अलग अलग होता है और इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑल्सो कि एज के हिसाब से रिस्क फैक्टर होता है वो कैसे जैसे एज के हिसाब से रिस्क फैक्टर इन दैट सेंस मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मोस्ट ऑफ यू हैव पास्ड आउट दैट फ्रॉम दैट फेज लाइक व्हेन यू वर द स्टूडेंट आपने स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा कि हमें कभी टू व्हीलर बाइक मिलती है तो उसको जब हम चलाते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट मैं ये नहीं कहता सभी ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें इस पर फोकस रहता है स्पीड पे राइट स्पीड मेरा मैंने आज 70 की स्पीड पे चलाया 80 की स्पीड पे चलाया 90 की स्पीड पे चलाया राइट तो वो स्पीड हम बहुत ज़्यादा तेज मतलब हम रिस्क लेना जानते हैं हम उस एज में नहीं हम तेज चलाएंगे लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा तेज नहीं चलाना है स्पीड को कंट्रोल में रख के चलो ज़्यादा तेज चलाओगे तो हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए माइट बी यू फेस एन एक्सीडेंट राइट तो उसको टू अवॉइड दोज एक्सीडेंट तो थोड़ा सा जो स्पीड है उसको कंट्रोल में रखो कहीं जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो राइट तो दैट इज दैट अब लेकिन आप समय के साथ देखिए जब हम बड़े हो जाते हैं अब इस स्टेज में आप प्रोफेशनल हो गए अब इस स्टेज में जब आ गए तो आपने देखा होगा कि वो स्पीड कम हो गई हुई राइट अब धीरे धीरे जब और एज बढ़ती जाती है तो स्पीड और कम होती जाती है राइट वो हमने देखा होगा 50 ईयर 60 ईयर एज में जो स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आपने देखा होगा स्लो चला रहे होते तो क्या होता है कि हम रिस्क फैक्टर हमारा एज के हिसाब से हमारा उसी हिसाब से मैनेज होता चला जाता है मतलब हम कम रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं तो ये दिस इज रिस्क एपेटाइट एबिलिटी टू टेक रिस्क हम जब यंग होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं जब हम ज़्यादा एजेड हो जाते हैं तो हम कम रिस्क लेते हैं इसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे फाइनेंशियल गोल में क्या अंतर होता है जैसे मान लीजिए आप किसी जो एजेड लोग हैं जो 60 ईयर्स की एज में हैं उनसे आप अगर उनके पास पैसा होगा तो वो हमेशा एफडी पर आएंगे या सेविंग बैंक अकाउंट पे जमा करेंगे वो इक्विटी पे नहीं जाएंगे स्टॉक मार्केट में शेयर से नहीं क्योंकि वो बहुत रिस्की है लेकिन अगर कोई 20 ईयर्स की एज में होगा और या 25 ईयर्स की एज में होगा वो कहेगा कि मैं सेविंग बैंक अकाउंट में क्यों जमा करूं मैं एफडी में क्यों जमा करूं क्योंकि मुझे तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है और जबकि मैं इक्विटी में रिस्क
अगर जब रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है, राइट। तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करूँ, मैं इक्विटी पे जाऊँगा या कोई ऐसी चीज़ें रिस्की चीज़ें लूँगा जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, मतलब रिस्क ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और लॉस भी उसी हिसाब से होगा, मतलब मैं रिस्क ले सकता हूँ, राइट। तो ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल पे। एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपकी इनकम्स क्या है, आपके आपके एक्सपेंडिचर्स क्या है, राइट, आपकी सेविंग्स क्या है, राइट, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या है और इन्वेस्टमेंट होराइजन, राइट, आपकी कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना होराइजन है, कितना टाइम पीरियड है, कितने समय के लिए आप कर सकते हैं, कब आपको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपके फाइनेंशियल गोल डिसाइड आप करते हो, राइट। तो 5 स्टेप्स अप्रोच टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स, 5 स्टेप्स होते हैं जो फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको फॉलो करना होता है। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल। आपने आइडेंटिफाई कर लिए मेरा स्पेसिफिक जैसे मुझे शादी होने वाली है या मेरे घर में बच्चा होने वाला है या फिर मेरा घर में बच्चा है उसकी एजुकेशन का सवाल है, ये स्पेसिफिक गोल्स हो गए आपके, राइट। देन क्लासिफाई गोल्स इनटू शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये 3 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, फ्यू मंथ से लेके 1 ईयर तक होते हैं, राइट। तो फ्यू मंथ से लेके 1 ईयर तक होते हैं। और अगर मीडियम टर्म्स की बात करें तो 1 ईयर टू 8 ईयर्स तक होते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म्स की बात करें तो 8 और अब मोर ईयर्स। ये 3 तरह के गोल्स होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमारे कौन सा गोल है, हमारा शॉर्ट टर्म है या फिर मीडियम टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म गोल है, राइट। तो ये तीनों गोल्स हमें ध्यान रखने होते हैं। तो अब जैसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें आपको लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, मान लीजिए बच्चा अभी घर में हुआ है, अभी छोटा है वो और उसका शादी होने वाली है, शादी होगी, शादी कब होएगी, जब वो 22-24 ईयर्स के एज में हो जाएगा। तो अगर मैंने उसके लिए प्लान आज से किया हुआ है, 20 साल पहले से प्लान किया हुआ है, तो उसकी मैरिज का प्लान या रिटायरमेंट प्लानिंग है, मान लीजिए मैं 30 ईयर्स की एज में हूँ और मैंने रिटायरमेंट मतलब आफ्टर 60 और आफ्टर 58 या आफ्टर 62, तो वो रिटायरमेंट, तो दैट इज लॉन्ग टर्म गोल। मीडियम, इसी तरह से मीडियम टर्म गोल्स होते हैं बच्चे की एजुकेशन वगैरह इस तरह का, या अपना कोई ओन वेंचर है इस तरह का लेना है, राइट। और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। Then decide upon asset allocations. Asset allocations क्या होते हैं? Asset allocation is a strategy for investing your money into various asset classes such as equity and debt, and that would suit an investor's income and risk appetite. देखिए ये income, रिस्क एपेटाइट, अब कुछ चीजें कुछ टर्म्स है जो रिपीटिशन हो रहा है उसका, राइट। इनकम हमेशा आपको दिखने को मिलेगी, इनकम आ रहा है। रिस्क एपेटाइट जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, वो आप फिर से रिस्क एपेटाइट आ गया, राइट। तो एसेट एलोकेशन में हमें डिपेंड करता है कि हमारा इनकम क्या है या रिस्क एपेटाइट क्या है हमारी। Asset allocation classes may be referred to group of financial instruments which have similar financial characteristics, ठीक है। तो ये हम एसेट क्या होता है, for an example, it is given over there, an individual portfolio when he invests in various asset class depending upon his financial goal, risk appetite, investment horizon may look like any of the following, ठीक है। तो अलग अलग होता है हर समय के हिसाब से, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, सबके अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, फाइनेंशियल गोल्स में अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, उसी हिसाब से हमें अपना जो एसेट एलोकेशन है उसी हिसाब से हमें देखना होता है कि आज मुझे जो पैसे की ज़रूरत है, मुझे 1 साल के बाद ज़रूरत है या 5 साल के बाद ज़रूरत है या 20 साल के बाद ज़रूरत है, या आज मैं कितना कमाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, रिस्क एपेटाइट क्या है उसमें सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, फिर आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस व्हिच रिड्यूसेस रिस्क बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसको डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि डोंट पुट ऑल योर आई मीन एग्स जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे अंडा जो होता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपने सारे जो
अंडे हैं वो एक ही बास्केट में रखे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें एक रिस्क होता है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए वो जो बास्केट है वो गिर गई, तो क्या होगा, वो सारे अंडे टूट जाएंगे, राइट, वो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो क्या हुआ कि हमने अगर सारे अपने इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे फोकस रखे हुए हैं, तो क्या होगा, वो अगर किसी में प्रॉब्लम आया तो सब में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमने एक ही जगह फोकस किया हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ कि what is the best way is that कि put your eggs in different baskets। तो मेरे पास अलग अलग बास्केट्स होनी चाहिए। मैंने कुछ अंडे एक बास्केट में रखे, कुछ एक में रखे, कुछ दूसरे में रखे, कुछ तीसरे में रखे, कुछ फोर्थ में रखे। इस तरह से मैंने अलग अलग बास्केट्स में इसको अंडों को रखा हुआ है। तो क्या होगा, एक बास्केट गिर गई तो मुझे प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही बास्केट में दिए, बाकी मेरे पास 4 बास्केट और थी, तो वो 4 बास्केट सेम है। लेकिन अगर मैंने एक साथ रख दिया होता तो पूरा का पूरा गिर गया होता, वो सारे अंडे टूट गए होते, तो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने प्लान आउट किया था, और इट हैपेंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, ये टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर नोबडी नोज अबाउट इट। हम फ्यूचर को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वी कांट से कि वी विल बी 100% श्योर अबाउट द फ्यूचर, राइट। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वी विल गेट द 15% रिटर्न और 10% रिटर्न, बट इट इज, I mean, you can't say 100% return, right? It is not sure कि आपको, आपने जो प्रेडिक्ट किया हुआ है वो आपको 100% मिलेगा, और नहीं मिला तो, right? So don't put all your eggs in one basket, right? This example is given over there, right? Don't pull all eggs, invest all your money in one basket, asset class, right? Diversification is doing investment in various financial instrument or asset classes, right? And goal is to find out the appropriate balance between risk and return. रिस्क एंड रिटर्न को देखते हुए अपना बैलेंस करना चाहिए अपने फाइनेंस। एंड द फिफ्थ स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल गोल इज रिव्यू एंड रिवाइज फाइनेंशियल प्लान। हमें रिव्यू हमेशा दी, मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ें जो पैसे की बात होती है तो हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहती है। वो क्यों? जैसे when you start your career, suppose in your case only, you are all are professionals, आपने अपना भी कैरियर स्टार्ट किया, might be you are earning 3 lakhs or 4 lakhs or 5 lakhs per annum, right? Per annum आप स्टार्ट करते हैं 25,000 per month के हिसाब से, annum wise annually it is 3 lakhs per annum, right? क्या ऐसा सेम रहेगा? No. After 5 years, what you will see, you are earning 10 lakhs per annum. After 15 years or 20 years, you are earning 20 lakhs per annum, 25 lakhs per annum, या 30 lakhs per annum. So it keeps on changing. फाइनेंशियल मैटर्स जो भी होते हैं कीप्स चेंजिंग, आपकी रिक्वायरमेंट और ये सब चीज़ें, आपकी अर्निंग्स, इनकम, एक्सपेंडिचर चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि आप आज छोटे से घर में रहते हो, 2 BHK फ्लैट्स में रहते हो या 1 BHK फ्लैट्स में रहते हो, लेटर ऑन आपके घर में बच्चे हो गए, तो देन यू डिसाइड कि नहीं, मुझे अब तो 3 BHK लेना है या 4 BHK लेना है, तो आपके एक्सपेंसेस उस हिसाब से चेंज होते हैं। लाइफ की ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं, राइट। So your income changes, your expenditures also change, right? So it's like that. तो वो रिव्यू हमेशा करते रहना चाहिए, right? Then comes choosing investment options and understanding risk. Choosing investment options and understanding risk. Investment options जब हम choose करते हैं, तो उसको choose करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखना होता है, ये इसमें दिया हुआ है, और बहुत अच्छी तरह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको बहुत हर जगह काम आएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, तो ये 3 एस्पेक्ट्स पे हमेशा ध्यान रखें। 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन इज सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, राइट। अब रिटर्न से पहले हमें अंडरस्टैंड करना है रिस्क। रिस्क क्या होता है? देखिए, रिस्क एंड रिटर्न जो होते हैं वो हम इस तरह से कहते हैं, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न होता है, राइट। जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा वी कैन एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑल्सो। पहले हम ये समझते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क इन अ वेरी सिंपल वे, व्हाट इज रिस्क? रिस्क को समझने के लिए अब वेरी सिंपल, देखिए, रिस्क पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहां पर यू से इट्स अ नो रिस्क सिचुएशन। हर जगह रिस्क होता है। सबसे पहला तो रिस्क अपना लाइफ का ही है। वी आर नॉट श्योर अबाउट अवर लाइफ,
हमें इस दुनिया के अंदर कितना जीना है, नोबडी इज श्योर अबाउट इट। रिस्क फैक्टर है, मतलब जब हम एजेड आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि हाँ 60 के अबव, क्योंकि एवरेज एज जो होती है 65 या 70 है, तो उसमें हमें लगता है कि हाँ इसके बाद है ना लाइफ का कुछ पता नहीं होता है ना। लेकिन जब हम यंग होते हैं तो पता होता है कि हाँ नहीं अभी तो हम इतना जिएंगे इतना। तो रिस्क, लाइफ का भी रिस्क होता है, कब क्या हो जाए लाइफ के संग कुछ नहीं पता। और रिस्क मैंने कहा ना कि देयर इज नो सिचुएशन वेयर देयर इज नो रिस्क। कोई जगह ऐसी नहीं होती, रिस्क फ्री जोन नहीं कह सकते। जैसे आपको रिस्क हमेशा क्या करते हैं, रिस्क हम खत्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वी मैनेज द रिस्क। जैसे मान लीजिए जब आप ड्राइविंग करते हो, और ड्राइविंग जब करते हो आप, तो हम जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो हम रिस्क क्या, हमें पता है कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और माइट बी वी कैन फेस एन एक्सीडेंट, नॉट फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमें कभी हम तेज चला रहे हैं, कोई रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमें पता है अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे जो जो सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव जगह है वो दैट इज आवर हेड, राइट। अगर हमारे हेड पे कोई इंजरी होती है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, मतलब हमारी डेथ हो सकती है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी वियर द हेलमेट। तो हमने क्या किया, हमने रिस्क को मैनेज किया। सपोज बाय द वे अगर गॉड फॉरबिड अगर मेरा एक्सीडेंट हो भी गया तो मेरा मतलब हेड सेफ है क्योंकि मैंने हेलमेट वेयर किया हुआ है, या फिर मैं अगर कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैंने सीट बेल्ट लगा दिया, तो मेरा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, मैंने मैनेज कर लिया रिस्क। सो इट इज लाइक दैट, रिस्क इज ऑलवेज मैनेज। हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क कहीं नहीं है, रिस्क हर जगह है, एवरीवेयर। वेयरएवर यू आर वर्किंग यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आप है ना कब तक वर्क करें, हो सकता है वहाँ भी रिस्क है, आपकी जॉब जा सकती है, राइट। तो रिस्क इज एवरीवेयर। तो ये रिस्क को आपको समझ लीजिए, इसको रिस्क को इस तरह से समझ लीजिए। एंड फाइनेंशियल टर्म्स में व्हेनेवर देयर इज मोर रिस्क, जो भी रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम इन्वेस्ट, तो जैसे अगर हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट को हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राइट। मैं शेयर मार्केट में थोड़ा सा बात करेंगे हम कि रिस्की इंस्ट्रूमेंट क्यों होते हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, राइट। So then now we come to the 3 pillars of investment. 3 pillars of investments are safety, liquidity, and return. Right? These are the 3 pillars of investment. क्या क्या होता है, सेफ्टी ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मेरे पास लाइक आई एम हैविंग 5,000 रुपीज, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपीज है, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करूं वो सेफ रहे, वो कहीं सील नहीं हो रहा है, समथिंग मैसेज इज कमिंग। Just see the message. Slide is not coming. I am sharing. Is it okay now? Okay. Right. I think it should be okay now. Okay, thank you. तो 3 pillars of investments are first is safety। तो मैं पहले सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सेफ्टी। मेरा जो पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने सेविंग करके रखा हुआ था, मेरा बहुत मेहनत का पैसा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है उसका सेफ नहीं है, सेफ्टी है उसके साथ, मतलब वो पैसा मेरा कम से कम मेरा मुझे उसमें और एक्स्ट्रा मिलना है या अप्रिशिएट होना है वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ है या नहीं है, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है या नहीं है, तो आई हैव टू लुक एट द सेफ्टी पार्ट। तो अब सेफ्टी पार्ट की अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाला तो इट इज सेफ, 100% सेफ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैंक के अंदर जमा है और सेफ है, वो बात अलग है। आई मीन अभी उस पर बात मत करिए,
ये नहीं सोचिए कि वो हैक हो जाएगा, हैकिंग हो गई आपके अकाउंट की, और वो दैट इज आईटी पार्ट, वो मैं बात करूंगा, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि वो सेफ है, सेविंग बैंक अकाउंट। Okay, I'll make you the post of. Just a moment, just hold on. I'll make. Okay. Sir, slide is blur actually. It's not a clear visible slide. Okay. It is not clear. Okay. Thank you, sir. Now it is okay. Yeah, quite good. Acha. I think that booklet is there, na? So that's why it is in small letters. And we'll provide these booklet to all the participants. That is not the issue. That's why I'm taking in the form in the same way, so that they'll be able to understand it. Is it okay? Now it is okay? Yes, sir, you can continue. It is okay. So, okay, thank you. And then after safety, we'll look into the liquidity part. Liquidity, जैसा मैंने आपको बताया था कि how easily we can convert that into cash. मतलब जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको मैं कितना इजीली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट? मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अब मेरे जस्ट अब रिकॉल माय प्रेजेंटेशन। मैंने जो पहले आपको बताया था, मैं फाइनेंस जो मैंने बताया था ना, इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, मैं इक्विटी शेयर्स में कर सकता हूँ, मैं सेविंग बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ जहाँ पर रिटर्न मुझे इतना अच्छा नहीं मिलता है, या फिर मैं नॉन फाइनेंशियल उसमें आता हूँ तो मैं लैंड ले सकता हूँ, या फिर मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ। तो अब यहाँ लिक्विडिटी से जोड़िए आप इसको। अब सेविंग बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है, मैं कभी भी जाऊँगा बैंक से वो पैसा निकाल सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैंने लैंड लिया हुआ है तो वो लिक्विडिटी है, वो तो इतना लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा लिक्विडिटी कितना इजीली वो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो लिक्विडिटी वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है लिक्विडिटी? क्योंकि अगर मुझे अपना लैंड को, मुझे मान लीजिए मेरे को कल जरूरत है मुझे अपने पैसे की, और मैंने वो लैंड को सेल करना है, तो मैं एक दिन में सेल कर पाऊंगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर वो प्राइम लैंड भी होगा, इट टेक्स सम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मे बी यू आर डिमांडिंग, जो आप डिमांड कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, बायर इज नॉट देयर, और वट एवर यू आर डिमांडिंग दोज बायर्स आर नॉट गिविंग इट टू यू। दे आर सेइंग कि नहीं मुझे इतना नहीं देना, मुझे इतने में खरीदना है, इससे कम में खरीदना है, और आप सेल नहीं कर रहे, तो वी विल वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि मुझे वो बायर नहीं मिल रहा मेरे रेट्स के मुताबिक, राइट? तो वो उसमें टाइम लगेगा, राइट? तो लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पर ज़्यादा है। मुझे अगर एकदम फंड्स की ज़रूरत है, मान लीजिए मुझे 6 महीने के बाद फंड्स की ज़रूरत है, तो मेरे पास सेविंग है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं अभी, या 10 लाख रुपये हैं, और मैंने 10 लाख रुपये मेरे को कहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो मैं क्या लैंड खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर मुझे फंड्स की ज़रूरत होगी, वो लैंड इतनी जल्दी बिकेगी नहीं, राइट? तो आपका डिसीजन जो होते हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली होते हैं कि मुझे ज़रूरत क्या है, उस वक्त लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट्स में जाऊंगा जहां पर लिक्विडिटी, मुझे ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो मैं वही इंस्ट्रूमेंट चूज करूंगा जहां पर लिक्विडिटी ज़्यादा हो। एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज द रिटर्न। वी ऑलवेज लुक फॉर रिटर्न, कि मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, मेरे को उसमें से कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं शुरू से एक एग्जांपल लेता चला आ रहा हूँ, जैसे मैंने सेविंग बैंक अकाउंट में जो बोला कि वो वहाँ पर आप पैसा जमा करते हो, तो वहाँ पर रिटर्न क्या मिल रहा है? जस्ट 3-4%, 3.5%, दैट इज एनुअली।
आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत कम है, बहुत, वो इन्फ्लेशन से भी कम है। अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 4%, तो इट इज लेसर देन इन्फ्लेशन, राइट? तो वो रिटर्न मुझे कहाँ मिल रहा है? मे बी अगर मैंने कहा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट मोर रिटर्न, no doubt about it. You can expect more return. Even in the land also you can return, you expect more return. लेकिन क्या होता है, लेकिन ये रिस्की है। जैसे शेयर स्टॉक मार्केट है, बहुत रिस्की है, मतलब रिस्की है, लेकिन उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन रिटर्न का अगर बात करें तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है, राइट? और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लैंड का है, तो लैंड में हमने अक्सर अपने घर में बात करते हैं, हमने ये सुनते हैं कि लैंड का प्राइस जो होता है ना, वो 5 ईयर से डबल हो जाता है, 5 साल में ज़मीन के दाम दुगने हो जाते हैं, ऐसा हम अक्सर सुनने में आता है, राइट? तो 5 साल में दुगने हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% रिटर्न एनुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें, तब जाके 5 साल में दुगने होंगे, राइट? ऐसा हम सुनते हैं, राइट? तो वो लेकिन अब रिटर्न तो ज़्यादा है, लेकिन मुझे बाकी के फैक्टर्स भी देखने हैं, उसमें लिक्विडिटी है या नहीं है, वेदर सेफ है या नहीं है लैंड में इन्वेस्टमेंट करना, वो अप्रूव जगह है या अनअप्रूव है, रिस्की है, कोई जगह मेरी घेर सकता है, किसी ने ले लिया, एक्वायर कर लिया, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वी हैव टू लुक इनटू 3 फैक्टर्स: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, राइट? आई थिंक इट शुड बी ओके टू ऑल ऑफ यू। देन कम्स दी रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि मेरे को जो इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, राइट? जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मैं जैसे मैंने मान लीजिए सपोज आई परचेज इन्वेस्टमेंट किया, मैंने एक फ्लैट खरीदा, राइट? मैंने फ्लैट को खरीदा, तो एक मुझे रेगुलर रिटर्न उसमें क्या मिलेगा, रेगुलर इनकम मेरी क्या होगी कि मैंने उस फ्लैट को रेंट पे दे दिया, या मैंने कोई कमर्शियल ऑफिस खरीदा और मैंने उसको रेंट पर दे दिया, तो मेरी रेगुलर इनकम क्या होगी, मेरा वो रेंट, राइट? और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हो रहा है, मान लीजिए 5 साल के बाद आज मैंने उसको 10 लाख में खरीदा है और आफ्टर 1 ईयर इट बिकम्स 11 लाख और 12 लाख, तो वो एप्रिशिएट वैल्यू भी हो रही है। तो मुझे दोनों टर्म्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे रेगुलर इनकम भी हो रहा है, मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, राइट? तो अगर जैसे मैं इक्विटी की बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, तो वहाँ पर डिविडेंड मिलता है, तो वो मेरा क्या हो गया, यू गेट डिविडेंड व्हेन यू बाय एंड होल्ड इक्विटी ऑफ अ कंपनी एंड यू डिडंट गेट इक्विटी। लेकिन समय के साथ हो सकता है उस इक्विटी का, स्टॉक प्राइसेस का प्राइस भी बढ़ा है, तो एप्रिसिएशन भी हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही हैं, राइट? तो ये इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर जैसे कुछ आप सिर्फ अप्रिशिएट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है और आपको रेगुलर इनकम, मान लीजिए आपने लैंड खरीदा, सिर्फ लैंड, सभी connecting with the problem you are having, making it not slides, still slides are not clear. तो लैंड अगर मैंने ज़मीन खरीदा, तो हो सकता है मतलब वो कैपिटल मतलब एप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं। अगर मैंने फ्लैट लिया होता या मैंने कॉमर्शियल स्पेस ऑफिस लिया होता, तो वहाँ पर मेरे को हो सकता है मैंने उसको रेंट पे लिया होता, तो मेरी रेगुलर इनकम भी हो रही है। तो वी हैव टू सी दीज फैक्टर्स आल्सो, राइट? व्हाट आर रिस्क एंड रिटर्न्स? रिस्क एंड रिटर्न्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, राइट? तो ये आपको देखना होता है कि अगर रिस्क, और अगेन इट डिपेंड्स कि रिस्क फैक्टर आप किस एज में हो, उस एज के हिसाब से वो रिस्क फैक्टर होता है। अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, और आपकी एज ज़्यादा होती है तो आप रिस्क कम लेते हो, right? These are risk and return. Okay, meanwhile, I'll request you to, I mean, if you are, somebody is having the questions, so you can leave the message in the chat box, or maybe you can ask me to unmute you, so I can unmute you so that you can raise your questions also, right? या तो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट चैट में लिख दीजिए कि मुझे अनम्यूट कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो फिर आप अपना क्वेश्चन रेज भी कर सकते हैं। बोथ वे इज पॉसिबल।
मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको, और आप है ना किसी बीच में अगर कुछ क्वेश्चन आता है आज राइट। तो रिस्क एंड रिटर्न हो गया। मैंने जैसे मैं बता रहा था आपको, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ज़्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सेविंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है, पहला बैंकिंग के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो अकाउंट वगैरह होते हैं, वो आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला, हाँ तो वो सेविंग बैंक अकाउंट है सिंपल वे में, वो आप अकाउंट खोल सकते हो। बैंकिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। बैंकिंग के अंदर आप यू फाइंड ऑल दी, मतलब एक तरह से ऐसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स। तो वो जो रिजर्व बैंक इंडिया से जो रेगुलेटेड होते हैं, वो सारी बैंक्स में आप कहीं पे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। और उससे पहले आपको KYC की थोड़ा बात मैं बता देता हूँ। KYC इज नथिंग, इट इज़ नो योर कस्टमर। और ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में, कहीं पे भी ये हर जगह काम आता है KYC। एंड KYC बड़ा सिंपल वे में समझ लीजिए आपको कि आप कौन हैं। Like, I'll say my name is Nawab. So how can I prove my name is Nawab, right? I should have some document to prove that my name is Nawab, right? And I say that I'm staying in this place, I belong to Agra या जो भी है, मैं जहाँ भी रहता हूँ, तो मेरा क्या प्रूफ है? आप पूछ सकते हैं, आप क्या प्रूफ है आप वहीं रहते हो? So I have to give my address proof. So these two things are required. One is your identity, and identity means your photo identity. Your photo should be there. पता चला एक नाम से, नवाब के नाम से और भी कोई हो सकता है, तो योर नेम शुड बी देयर, योर फोटो शुड बी देयर, दैट इज द फोटो आइडेंटिटी। एंड द सेकंड वन इज योर एड्रेस प्रूफ, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट आधार, तो आधार क्या होता है, वो दोनों फॉर्म को वो करता है। आपका फोटो भी होता है उसके अंदर, आपका नाम भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है, राइट। देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स वेयर योर फोटो इज नॉट देयर, लाइक जहाँ पर आपको आपकी आइडेंटिटी सिर्फ या फिर फोटो होता है और नाम होता है, जैसे पैन कार्ड है तो आपका फोटो होता है, नाम होता है, लेकिन योर एड्रेस इज नॉट देयर, राइट। तो फॉर एड्रेस यू हैव टू गिव सम अदर डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो KYC इज नथिंग, यस, योर आइडेंटिटी एंड योर एड्रेस। तो ये डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक, डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, जस्ट डिफरेंस इज दैट कि जब आप फिक्स डिपॉजिट जो होता है अकाउंट, एंड दैट व्हाट हैपेंस, मैं जो सेविंग बैंक अकाउंट में मेरे को जो इंटरेस्ट मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, वो FD अकाउंट हमेशा इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा मिलता है। FD वाले अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 7% मिल रहा है, 6%, एक वेरी टाइम की टर्म, आजकल बहुत कम चल रहा है, तो वेरी करता है, लेकिन वो हमेशा सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा होगा, राइट। अब देखिए, अब सेविंग बैंक अकाउंट और FD में अगर डिफरेंस समझना है आपको, तो ये देखिए, अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, मैं 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सेविंग बैंक अकाउंट एंड FD। सेविंग बैंक अकाउंट में सेफ्टी है, यस है। FD में सेफ्टी है, यस है। लिक्विडिटी की बात करूँ, सेविंग बैंक अकाउंट में लिक्विडिटी है, यस ऑब्वियसली, जब भी चाहो पैसा निकाल सकते हो। लेकिन मैं अगर FD अकाउंट की बात करूँ लिक्विडिटी की, तो क्या है, मतलब लिक्विडिटी है, कम है। कम इसलिए है कि एक फिक्स अमाउंट के लिए आपने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। फिक्स अमाउंट इन द सेंस, फिक्स अमाउंट इन द सेंस लाइक 3 इयर्स का आपने ड्यूरेशन लिया है या 5 इयर्स का लिया है, तो उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं निकाल सकते, राइट। अगर कुछ बैंक में अलाउ भी होता है निकालना, तो एक पेनल्टी क्लॉज होता है, आपको एक फाइन, एक पेनल्टी देना होता है, राइट। तो लिक्विडिटी कम है, राइट। अब मैं थर्ड पिलर की बात करता हूँ, रिटर्न। तो रिटर्न अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट में कम है, बहुत 3%, 3.5%। अगर मैं FD की बात करूँ, मैंने आपको बोला कि वो हमेशा ज़्यादा होता है सेविंग बैंक, तो वहाँ पर एज कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट द रिटर्न इज मोर, because here the interest is more than the saving bank account, right? तो थोड़ा सा आप ये समझिए, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अकाउंट में डाल सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा सेविंग अकाउंट।
इंडिविजुअल बैंक टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं और बैंक में अलग अलग। अब थोड़ा सा डिजिटल बैंकिंग के बारे में, आजकल हम डिजिटल बैंकिंग है तो थोड़ा सा कुछ टर्म्स फैमिलियर होना चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको फैमिलियर होना चाहिए, जैसे आपको है ना पैसा ट्रांसफर करना है, इफ इट इज अप टू 2 lakhs of rupees, आप NEFT के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इफ इट इज मोर देन 2 lakhs, दैट इज RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आप बहुत से यूज करते होंगे, जिसमें कि इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। फिर UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके डिजिटल पेमेंट्स जो है, डूज एंड डोंट, ये हमेशा थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ये ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली डोंट्स वाली चीज़ें इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि डोंट में जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। दैट कम्स द क्रेडिट कार्ड एंड द डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में थोड़ा सा बस डिफरेंस आप एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको आपका बैंक में अकाउंट वो है या नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। लेकिन डेबिट कैश क्या होगा कि आपका बैंक में अकाउंट होता है, वो लिंक होता है आपके अकाउंट से, आप उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना आपका उसमें पैसा है। क्रेडिट में क्या है कि आपको एक लिमिट होती है, मतलब आप जैसे 1 लाख का लिमिट है या 50,000 का है, तो आप उतना पैसा खर्च कर सकते हो। और लेकिन that money you have to deposit in the bank within time frame। टाइम फ्रेम क्या, वो 30 डेज से लेकर 50 डेज तक ग्रेस पीरियड होता है, मैक्सिमम 50 डेज तक आपको उसमें जमा कर देना है, राइट। तो वो एक आपको एक ग्रेस पीरियड, मतलब इतने टाइम का एक क्रेडिट मिलता है, मतलब वो वेरी करता है 30 to 50 डेज। अगर वो टाइमली आपने जमा कर दिया है तो ठीक है, अगर आप जमा नहीं करते हो तो उसमें बहुत हैवी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज मोर देन 3%, राइट। 3% up to 3.5%, and maybe GST, including GST, goes up to 4% also। तो क्रेडिट कार्ड को थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना होता है, ये बस इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज तो कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट भी तो जमा करना है। अगर हमने टाइमली पेमेंट जमा नहीं किया तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं रखो, अगर रखो तो उसको स्मार्टली यूज करो, मतलब आप टाइमली उसका पेमेंट, जो आपने जो भी खर्चा आपने जो यूज किया है उसको टाइमली आप उसका पेमेंट कर रहे हो बैंक को, देन इट इज ओके। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जस्ट इमेजिन, अगर मैं 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करता हूँ, 3% इज मंथली, मंथली इज 3%, एंड ईयरली कितना हो गया, 36%। इमेजिन 36% इंटरेस्ट आप क्रेडिट कार्ड पे देते हो, 36%, कितना हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो वो बहुत महंगा पड़ता है आपको। और आप उसको सेविंग बैंक अकाउंट से कंपैरिजन करिए, या फिर जो आपको रिटर्न मिलता है, जैसे आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे एनुअली जो रिटर्न मिलता है वो 3-4% मिलता है, और क्रेडिट कार्ड में आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हो, 36%, एंड दिस इज वेयर मिनिमम आई एम टॉकिंग। In some banks it is 3.5%. It can go up to 4%, including GST, right? So it is like that. So just थोड़ा सा इसको smartly use करना है. That's what I can say. You might be familiar with the Reserve Bank of India, who regulates all the banking, right? उसमें ग्रेवेंस सिस्टम यूज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप, अच्छा रिस्क भी जो होते हैं अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क, करेंसी रिस्क। ये कुछ नाम से ही आपको क्लियर हो रहे हैं, जैसे लिक्विडिटी रिस्क मैंने आपको लिक्विडिटी बताया था, इन्फ्लेशन आपको बताया था, बिजनेस रिस्क अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वोलेटिलिटी कम बढ़ रहा है, करेंसी रिस्क जब आप जैसे रेट रुपी के मतलब करेंसी रेट अगर घट रहे हैं, रुपी की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू डॉलर, इस तरह के सारे रिस्क होते हैं। मूव क्विकली, थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ। एंड शेयर मार्केट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो बेसिक टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ। प्राइमरी मार्केट इज व्हाट, इट इज लाइक आपने जैसे इनिशियली जब कोई भी कंपनी अपना इशू लेकर आती है, अपने शेयर मार्केट में लेके आती है, दैट वी कॉल इट एज इनिशियल पब्लिक ऑफर।
तो दैट इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द प्राइमरी मार्केट इनिशियली फर्स्ट टाइम जब शुरू में लेकर आती है या फिर दोबारा भी आईपीओ ला सकती है कोई भी कंपनी, तो इनिशियली इट इज कॉल्ड दैट प्राइमरी मार्केट। और जब वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाता है, देन इट बिकम्स दैट इंस्ट्रूमेंट दैट स्टॉक becomes that comes in the stock exchange, और that is the secondary market। फिर वहां पर उसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो कर सकते हैं, कोई भी ले सकता है, एंड नंबर्स ऑफ बायर्स कैन परचेज। लेकिन इनिशियली जो होता है वो इनिशियली कंपनी जब आईपीओ निकालती है, तो जब आपको परचेज करना होता है तो वो जिन लोगों को अलॉट करती है तो उन्हीं को अलाउट होता है, राइट। आपने जितने के लिए रिक्वायरमेंट भेजी है, अगर आपको पूरा का पूरा अलॉटमेंट मिलता है तो वो इनिशियल ऑफर होता है। लेकिन उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट में वो जब स्टॉक आ जाता है, जो शेयर आ जाता है, फिर वो एंड नंबर बायर्स वो फिर वो की प्राइस कम बढ़ती होती रहती है, क्योंकि इनिशियली तो वो फिक्स हो जाएगी, एक बार आपने कंपनी ने अलॉट कर दिया, लेकिन बाद में जब वो सेकेंडरी मार्केट में आता है तो वो प्राइस कम बढ़ती होते रहती है और बायर्स उसमें चेंज होते रहते हैं। और यहाँ भी केवाईसी की जरूरत होती है, केवाईसी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत जरूरी होता है, इमीडिएटली आपको इशू हो जाता है जितना भी आपने शेयर खरीदे हैं। आप शेयर मार्केट मैंने कहा बहुत रिस्की है। रिस्की, मैंने रिस्क को जब आपको डिफाइन किया तो मैंने कहा कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ रिस्क नहीं होता, लेकिन यू शुड नो हाउ टू मैनेज करें। अगर मुझे शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है तो व्हाट आई हैव डन, मैंने रिस्क को मैनेज कर लिया, मैंने नॉलेज लिया, उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो इट मीन्स आई हैव मैनेज द रिस्क। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर हमें नॉलेज नहीं होती है और हम किसी के कहने पर हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वो कम बढ़ती जो भी होता है, नुकसान हो जाता है या फायदा हो जाता है, जो भी होता है वो रिस्की हो जाता है। क्योंकि आपको रिटर्न्स होते हैं, रिस्की तो होता है शेयर मार्केट में, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे रिटर्न्स होते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न भी होते हैं। तो एज मतलब आप कोई इन्वेस्टर है और वो चाहता है कि नहीं, मुझे तो शेयर मार्केट में मुझे नॉलेज नहीं है, और लेकिन मुझे फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, तो उसके लिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक ऑप्शन हो सकता है। और वो ऑप्शन क्या है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और वो ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, इट इज़ लाइक दैट कि आपने जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड कोई भी होता है, किसी का भी म्यूचुअल फंड होता है, बहुत से म्यूचुअल फंड होते हैं, तो फंड मैनेजर्स होते हैं जो वो काम करते हैं। और मान लीजिए वो क्या करते हैं, जैसे कोई फंड मैनेजर है, उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड निकाला और उसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, 1000 lakhs ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपये लगाया, आपने 5000 लगाया, किसी ने 500 रुपये लगाया, किसी ने 10,000 रुपये लगाया, किसी ने 20,000 रुपये लगाया, और उनके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया, मान लीजिए इट इज 5 करोड़ रुपीज। दैट फंड मैनेजर इज एन एक्सपर्टाइज इन दी अबाउट दी स्टॉक मार्केट। वो एक एक्सपर्टाइज है, उसको नॉलेज है, वो जो भी उसके पास उसकी इतनी नॉलेज है कि वो ही और शी नोज हाउ टू मैनेज दोज फंड, कहाँ पर मुझे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ रिटर्न होता है। मैंने बताया ना जैसे नॉलेज होनी चाहिए, तो वो एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। उसमें उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी है, उस तरह की क्वालिफिकेशन ही, उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है उस तरह की, और उसने उसको एक्सपीरियंस भी है। तो वो अगर पैसा आपका लगा रहा है, इट मीन यहाँ पर आप सेफ हो गए, मतलब आपने रिस्क मैनेज कर लिया। आपका पैसा वही स्टॉक मार्केट में लगा, लेकिन किसके थ्रू लगा, उस फंड मैनेजर के थ्रू लगा। फंड मैनेजर के थ्रू लगा तो आपका थोड़ा पैसा सेफ, मतलब सेफ हाथों में आ गया, वो अब वो अच्छी तरह से मैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाते ना तो वो रिस्की था, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब ये फंड मैनेजर बीच में आ गया, ये फंड आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, तो यू डोंट एक्सपेक्ट दोज काइंड ऑफ रिटर्न जो मैं अगर डायरेक्टली स्टॉक में लगाता तो वो वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हो, वो रिटर्न उतने एक्सपेक्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा कम करोगे, बिकॉज ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर ऑल्सो देयर। भाई आपका फंड मैनेजर है, पूरा वो फंड हाउस चल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी होगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिटर्न।
लेकिन लेकिन फिर भी आपने आपका पैसा तो सही जगह जहां आपको लगाना था इक्विटी में चला गया, और आपने थोड़ा सा सेफर फंड मैनेजर के थ्रू लगाया तो सेफ है आपका, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया। रिटर्न थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करेंगे लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में जाना है तो फर्स्ट इज दैट यू शुड गो थ्रू म्यूचुअल फंड, और फिर धीरे धीरे कर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको नॉलेज हो जाए, तो देन यू कैन मूव डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट। इज इट ओके? So this is the right way to invest in the, I mean, through mutual fund you can start with. अगर आप नए नए इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, फिर उसके बाद उसमें आइएगा, आप डायरेक्ट उसमें आइएगा। क्योंकि बिना नॉलेज के मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन द सेम स्टेटमेंट आई से कि जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है ज़्यादा रिटर्न मिलता है, स्टॉक से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, आप रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं जाइए, क्योंकि नॉलेज के बिना अगर जाएंगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, फिर वो आपके लिए एक गैम्बलिंग हो गया, तो वो वहाँ पर आपका पैसा बढ़ भी सकता है और आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है, राइट? तो द बेस्ट वे इज, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मेरे को रिटर्न अच्छा मिले, तो द बेस्ट वे इज यू कैन गो टू म्यूचुअल फंड, राइट? और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उनके म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है पिछले 5 साल की, पिछले 3 साल की, 2 साल की, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होती है वो सारे म्यूचुअल फंड की अवेलेबल होती है। आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब पिछले 1 साल में क्या रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में क्या रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में क्या रिटर्न दिया है, वो सारे आपके पास होते हैं, और वो सब आप कहीं पे भी आप वो मतलब देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो कि देखिए ये 3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसमें जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्क आपका मैनेज हो जाता है, राइट? और उसके अंदर म्यूचुअल फंड में जो भी फंड में जाते हो वहाँ पर रिस्क फैक्टर ये दिया हुआ था, लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई, ये रिस्क फैक्टर दिया होता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान आउट, राइट? अच्छा, इसमें एक और बेटर ऑप्शन होता है, देखिए शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में, देखिए मान लीजिए आपके पास बहुत छोटा सा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, माइट बी 500 रुपीज, राइट? अब मुझे कोई XYZ, मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई XYZ शेयर है जिसकी वैल्यू है 3000 रुपीज़, क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, 500 रुपीज़। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर। आप अभी यंग हैं, अभी नया नया जॉब स्टार्ट किया है आपने, आपके पास हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज नहीं हो, 1000, 2000, 5000 नहीं है सेविंग आपकी 500 रुपये ही है, 1000 है, तो यू कैन स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड, राइट? जस्ट 500 रुपीज। अच्छा, उसमें एक और चीज है, मान लीजिए आप है ना उसको, आप है ना मंथली भी ले सकते हो, सिप के थ्रू ले सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप चाहते हो कि मुझे 5000 रुपये लगाना है, तो 5000 रुपये मुझे एक साथ नहीं लगाना, मेरे को हर महीने 500 रुपये लगाना है, तो 500 रुपीज के हर मंथ ले सकते हो, तो ऐसे भी प्लान आउट कर सकते हो, राइट? तो और रिस्क मैनेज हो जाता है उसमें, ठीक है? जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, जब आप मंथली इन्वेस्ट करते हो तो वो यूनिट जो अलॉट होते हैं, जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था, वो उसके अकॉर्डिंगली अलॉट हो जाते हैं, जब जो प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंगली वो अलॉट हो जाते हैं आपको, राइट? तो ये ज़्यादा बेटर है। नाउ ये थोड़ा डेरिवेटिव के बारे में है, वो ज़्यादा रिस्की होता है। हाँ, इंश्योरेंस में थोड़ा सा मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस और ये टर्म इंश्योरेंस में फ़र्क समझ लीजिए। देखिए हम लोग इंश्योरेंस में एज एन इंडियन, हम हमेशा जब इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या करते हैं, हम एक इंश्योरेंस और साथ में इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ों को चूज कर लेते हैं। इंश्योरेंस अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, राइट? हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब हम मिक्स कर देते हैं तो हम उस केस में क्या होता है, हमारा प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस में क्या देखते हैं, हमें 20 साल के बाद मिलेगा कितना, हम ये जो पैसा लगा रहे हैं 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 25 साल के बाद हमें मिलेगा क्या, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं वहाँ पर। तो इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, रिस्क, जस्ट टू मैनेज योर रिस्क। अब जैसे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो अपनी लाइफ का कुछ नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं लेकिन हम उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी जोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यू शुड गो फॉर टर्म इंश्योरेंस,
टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, वहां पर जो प्रीमियम होता है, मान लीजिए वो टर्म इंश्योरेंस जरूर सबको कराना चाहिए, और वो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें रिटर्न क्या है, वो आपका जो लाइफ का जो आपने रिस्क लिया हुआ है, जो भी आपने जितने का भी लिया हुआ है कवर, जो लिया हुआ है 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी एक्स वाई जेड पर्सन लेता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसको कोई गॉड फॉरबिड कोई कैजुअलिटी हो गया, कुछ डेथ हो गया, तो इन दैट केस वो जो कवर है वो उसको कवर पूरा का पूरा करता है। लेकिन अदरवाइज जो जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम का कोई रिटर्न नहीं करता। लेकिन अब यहाँ पर फायदा टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है, वो जो आपने जो प्रीमियम, जहाँ आप इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट लेते हो, वहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, और कवर बहुत ज़्यादा का मिल सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे एग्जैक्टली नंबर्स पे नहीं चाहिएगा, आई जस्ट से यू नंबर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई 20 ईयर्स का एज का बंदा है, और वो कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो वो 6, 7, 8 हज़ार में एक करोड़ का कवर ले सकता है, राइट। लेकिन अगर वो 40 साल की एज में 1 करोड़ का कवर लेना चाहेगा, तो वो नहीं मिलेगा फिर तब उसको। तभी हम कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, जितनी जल्दी इंश्योरेंस लेते हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो अब आपको कवर कितना बड़ा मिल जाता है, मतलब 1 करोड़ का कवर मिल गया, और आपका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम है। लेकिन यही प्रीमियम अगर आप 40 ईयर्स की एज में होते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, मेडिकल टेस्ट, ये वो बहुत बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा आपको प्रीमियम देना पड़ता है उसमें, राइट। Right, Mohammed Rahat is asking, insurance and coverage is available, is it right? Insurance and coverage, yes. Insurance and coverage, both are available in the term insurance. Right? So, but pure insurance, it is called as a pure insurance. Pure insurance in the sense कि आपको सिर्फ इंश्योरेंस मिल रहा है, उसमें कोई रिटर्न भी एक्सपेक्ट मत करिए, उसमें वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। तो बाकी और पॉलिसी में क्या हम क्या क्या करते हैं, हमको लिंक कर देते हैं, और ये जैसे एंडाउमेंट इंश्योरेंस या होल लाइफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इसमें यही करते हैं। और दूसरा एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर पॉलिसी भी होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर मतलब उस केस में अगर हमारा एक्सीडेंटल है, वो उस केस में कवर करता है, राइट। तो और मोटर इंश्योरेंस के साथ भी वो हमको मिल सकता है। अच्छा, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हेल्थ का आजकल मैंने जैसे बताया कि एक एजुकेशन और दूसरा मेडिकल एक्सपेंस, वो डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये कवर हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कवर अगर आप लेंगे, जैसे आपने मान लीजिए इसमें भी एक कवर होता है, जैसे 1 लाख का कवर या 2 लाख का या 5 लाख का कवर का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो होगा क्या कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, जैसे मान लीजिए फॉर अ ईयर यू हैव टेकन अ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख, और उस पीरियड के अंदर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, इन दैट पर्टिकुलर ईयर सपोज आप बीमार हो गए, तो बीमार जब हो जाते हैं, तो आपको का जो भी एक्सपेंसेस होता है, आपके जो भी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो 5 लाख का अगर आपने कवर लिया है, तो 5 लाख तक का वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिएम्बर्स करती है, ठीक। और कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली आपका पेमेंट उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या जो भी जहाँ से भी आपका इलाज चल रहा है, वो उनको देती रहती है। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती, अपने पॉकेट से कुछ नहीं है, बाद में रिएम्बर्स नहीं कराना है, मतलब उसी वक्त वो मिल जाता है वो कवर आपको, राइट। तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है। और ट्रैवल इंश्योरेंस तो जब आप ट्रैवल करते हो, तो उसके बाद आप ट्रैवल के टाइम पे भी लेना चाहिए। इसी तरह से प्रॉपर्टी जो इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री होती है, तो आपको उसको कवर लेना है। मान लीजिए कभी उसमें आग लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस केस में वो कवर आपका काम आता है। मैं अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी क्वेश्चन इसको थोड़ा सा फिनिश अप करता हूँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर एक नंबर की। और ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को भी कवर कर सकते हैं। इफ यू आर मैरिड, तो आप अपनी जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी वाइफ के लिए या अपने बच्चे के लिए, तो वो भी कवर करता है। किसी को भी अगर उस ग्रुप में अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो द कंपनी रिएम्बर्सेस, राइट। तो ये पेंशन रिटायरमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका भी प्लान आउट पहले से ही करना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए भी आपको पहले से ही प्लान आउट करना चाहिए, राइट। एनपीएस ये नई स्कीम स्टार्ट हुई है, इसमें आप एनपीएस के थ्रू पेंशन प्लान कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक और जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ।
ये जो बुकलेट है इट इज़ वेरी इजी इन इंग्लिश, मतलब बहुत इजी टर्म्स में दिया हुआ है और हिंदी में भी अवेलेबल है। आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगा, आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी कुछ अवेलेबल है तो हम आपको उसमें आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। मैं जल्दी से एक, ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जो आपको कुछ इंश्योरेंस कवर होते हैं, जैसे ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो बहुत ही एक मिनिमम अमाउंट पे मिलता है, तो ये कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये जैसे आपके घर में बेटी है तो उस बेटी के लिए आपको कुछ प्लान आउट करना है, तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करके एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब वो 21 ईयर्स की एज की होती है। और ये दो बेटियों को कवर करता है, और 10 साल से पहले पहले उनका आपको बैंक में ही अकाउंट खुलाना होता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में, और उसमें जो भी थोड़ी बहुत सेविंग होती है उसमें डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो होती है उसमें आपको एक एक्सीडेंटल कवर मिलता है, और बहुत एक मिनिमम प्रीमियम के साथ 10-12 रुपए के साथ उसमें मिलता है, 2 लाख का कवर होता है, राइट। तो ये थोड़ी सी कुछ स्कीम्स, एजुकेशनल लोन कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई। और टैक्स सेविंग करते हैं तो कौन कौन से सेक्शन के अंदर आपको टैक्स मिलता है। आई विल कम स्ट्रेट अवे टू द सम पॉइंट स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल मार्केट में हो क्या रहा है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं और वो क्या करते क्या है, वो ये करते हैं कि जैसे हम रिस्क रिटर्न ये सारी चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए, वो मार्केट में आते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल पैसा कितने दिन में होता है, हमें डबल का बड़ा हमें बहुत क्रेज होता है एज एन इंडियन, राइट। तो हम क्या होता है, बैंक में भी जाते हैं तो हमें बैंक वाले भी जब भी स्कीम निकालते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि आपका पैसा 8 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में डबल हो जाएगा, 9 साल में डबल हो जाएगा, 9 ईयर्स 6 मंथ्स में डबल हो जाएगा, इस तरह का वो बताते हैं, राइट। तो आज की सिचुएशन में अगर आप देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें, बैंकिंग का और ये सारी चीज़ें देखें, तो अब तो बहुत डबल होने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, इट इज 6-7% के आसपास चल रहा है, तो बहुत टाइम लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। लेकिन कोई मार्केट में प्लेयर आया, कोई कोई स्कीम लेकर आया और वो आपके पास आता है, उसको हम कौन सी स्कीम्स कहते हैं, जो मतलब इस तरह से होती हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट इन द सेंस वो ये कहती हैं कि हम आपका पैसा 2 साल में डबल कर देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या होता है, हम रिटर्न, मैंने बताया ना 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं यार रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है भाई, 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा हमारा। बैंक तो 10 साल लेती है डबल करने में, 10 साल या 11 साल या 9 साल जो भी ले रही हैं, और ये तो 2 साल में डबल कर ले रहे हैं, यार ये 2 साल में तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। तो हम क्या होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होते हैं, हम उसके मेंबर बन जाते हैं। मे बी हो सकता है वो 1000 रुपए की हो या 5000 रुपए की है, 10,000 रुपए की है, और हम कर देते हैं। और कभी कभी छोटा अमाउंट होता है ना, 1000 रुपए, तो हम ये सोचते हैं यार रिस्क ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 है यार, 2 साल में डबल हो जाएगा, और अगर गया तो 1000 ही तो जाने। हमारी यही अप्रोच हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, राइट। वो भी जो भी पैसा है, चाहे 1000 है चाहे 500 है, दैट इज योर हार्ड मनी, आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, तो वो आप उसको ऐसे क्यों जाने देते हैं। तो उसमें होता क्या है, फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह वो काम करती है। और वो क्या होता है कि जैसे मैंने बना हूँ, उसका मेंबर बन गया, मैंने 1000 रुपये में ले ली, तो मेरे और जानने वाले होते हैं, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो उन्होंने भी ले लिया, फिर उसमें मुझे थोड़ा सा रिटर्न मिल जाता है, फिर तीसरे ने उस तरह से, और वो 1000 लैक्स ऑफ मेंबर्स आते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि वो कंपनी बंद, गॉन फ्रॉम द मार्केट, और जो भी आपने पैसा लगाया था वो गया। लेकिन अब आप ये सोचते हैं यार 1000 रुपये ही तो था, 1000 का चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1000 रुपये नहीं था, वो अमाउंट जो है, क्योंकि 1000 एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स वर देयर, वो अमाउंट अब कई करोड़ हो गया है, बहुत कई करोड़ हो गया है, तो वो इतना पैसा लेके भाग गए, राइट। तो वो छोटा अमाउंट नहीं है, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, राइट। तो आपको इस तरह से समझना है कि हम वो छोटा छोटा अमाउंट करके वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और ये वो कभी फिर भाग जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उसको से हमेशा अवेयर रहना चाहिए, हमेशा होशियार रहना चाहिए, और कभी भी हम इस तरह की चीज़ों में नहीं आना चाहिए। अगर हमें वो इस तरह की कोई स्कीम है, और बहुत ऐसे हो रहे हैं, बहुत स्कैंडल्स हो रहे हैं, फिर बाद में लोग परेशान होते हैं, तो इस तरह के जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, उसमें बेटर ये है कि ये वजह है कि देखिए, जो हम एक ये आज फाइनेंशियल लिटरेसी के वेबिनार कर रहे हैं, एक एक्सपेक्ट ये भी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि मार्केट में इस तरह की बहुत सी कंपनीज आती हैं, पैसा लेके भाग जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, पता चला इतने करोड़ इन्वेस्टर थे इसके अंदर,
राइट, और बहुत हो रहा है। और ये आप फॉरगेट अबाउट दी यू आर फ्रॉम अर्बन साइड और फ्रॉम द रूरल एरिया, ये हर जगह हो रहा है। आजकल वो गांव में पहुंच गए, गांव में कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी स्कीम लेके आते हैं, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, तो लोग हाल तैयार हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह की स्कीम से अवेयर रहिए, वो देख लीजिए वो कौन लोग हैं, कहाँ पर हैं, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, वो रिकग्नाइज हैं, जो जो रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में चल रही हैं उनसे रिकग्नाइज हैं, नहीं है, ये सारे एक्सपेक्ट आप उस पर वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद ही उस पर करिए। मतलब ना करिए, मतलब अगर उस तरह के, क्योंकि देखिए जैसे ही आपको ये आए कि कोई ये कहे मुझे 2 साल में आप डबल कर देंगे, 3 साल में डबल कर देंगे, इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम चल रहा है, तो योर माइंड शुड क्लिक कि यार ये ऐसे कैसे दे सकता है, इतनी जल्दी इतना रिटर्न क्यों दे सकता है, ये ऐसा कौन सा ऐसा चीज हो गई, ऐसा कौन सा बिजनेस हो गया जो 2 साल में डबल कर सकता है या 3 साल में डबल कर सकता है। तो आपका फैक्ट मतलब सोचने का तरीका ये होना चाहिए, ना कि ये कि आप उसके मेंबर बन जाओ और फिर आप सबको स्टार्ट करने लगते हो उसको, यू कीप ऑन एडिंग, ठीक है। तो दीज आर, ये आप इस तरह के पॉन्जी स्कीम से होशियार रहिए, और ये डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ये जरूर पढ़िए। ये डोंट्स क्या है, कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए, डूज में तो हम जो करना चाहें, लेकिन डोंट जरूर पढ़िए कि ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। और सेबी का एक स्कोर करके सेबी कंप्लेंट रजिस्टर सिस्टम होता है, जहाँ पर आपको कुछ इश्यूज हैं, कुछ रिलेटेड है प्रॉब्लम्स है, वो आप उसमें रेज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा एक और चीज़ होती है कि जो इश्यूज होते हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, ग्रेविएशन रजिस्टर एजेंसीज हैं, जैसे कौन सी जगह पे कौन सी कंप्लेन करनी है। ऐसा नहीं होता है कि सेबी ही हर चीज़ का देखता है, नो, देयर आर डिफरेंट बॉडीज फॉर डिफरेंट वे, जो कौन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड सेविंग स्कीम्स लॉन्च बाय ज्वेलर, तो वहाँ उसके लिए किसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर चिट फंड बिजनेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो कौन सी चीज़ को आपको कहाँ रेफर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। होप मैंने काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो होंगी। एंड नाउ आई मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टॉप शेयरिंग। I'll take one by one the questions. Mr. Santosh, are you there? Yes sir, I am here. हाँ, आप थोड़ा सा इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू कि जो भी पार्टिसिपेंट है ना उनका आप नोट कर लीजिएगा, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, तो लेटर ऑन ना उनका हमें एक अटेंडेंस कौन कौन से पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया था, अलॉन्ग विद द फोन नंबर वी हैव टू सेंड इट। Yes sir, yes. तो वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वो Okay sir. लीजिएगा अपने पास। मैं कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, वैसे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आपको सबको अनम्यूट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ है? Where it is for unmute, what I have to do? Sir, I think they have not written the queries in chat box. That's why I'm unmuting all the participants. Yeah, From where I have to do it? Unmute from where I have to do? Okay. You know about it? Yeah. I know it. I am unmuting them, sir. You just unmute all. Yes. Yes. Now we have unmuted, Right. so you can ask your queries. Like if you can raise your question
some, if anybody is having the question, some questions are there in the chat box. In my chat box, it is there. Like I'll take one by one. What is NAV? Mohammed Rahat is asking what is NAV. Like in mutual fund, क्या होता है कि हमने जो पैसा मैंने फंड इकट्ठा हुआ फंड मैनेजर के पास, तो वो उसको क्या होता है उसके बेसिस में वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, जो एक करेंट मतलब डेली बेसिस पे वैल्यू चेंज होती है। तो नेट एसेट वैल्यू क्या है उसकी डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो अब उसको हम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, एनएवी नेट एसेट वैल्यू है। तो उसको अब हम क्या होता है वो एनएवी के बेसिस पे हमें वो यूनिट वो हो जाता है। जैसे शेयर होता है ना, जैसे मुझे 10 शेयर करनी है, तो 10 शेयर का मतलब क्या है कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए 500 रुपये का शेयर है तो 10 शेयर मेरे 5000 के हो गए। तो एनएवी में मान लीजिए वो 12 रुपये के है उस वक्त, एनएवी आज टुडे की 12 रुपये है। तो अगर मैंने आज उसमें मुझे 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12 उतने यूनिट मुझे अलॉट हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद इंश्योरेंस एंड कवरेज इज अवेलेबल, इज इट राइट? यस, ये मैंने आपको बता दिया था। व्हाट विल बी द डिफरेंस इफ वन विल बिजी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक? एंड डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। व्हाट विल बी द डिफरेंस इफ वन विल बिजी म्यूचुअल फंड? Sir, sorry to interrupt, sir. Yeah. Sir, this is Rohan Patel. Sir, my question is, अगर मैं जो म्यूचुअल फंड है वो मान लीजिए मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली बैंक से लूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, या फिर कोई मतलब कोई ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है? ओके, तो सर ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। देखिए ये क्या होता है, एक तो आप मिक्सअप मत करिए कि बैंक और म्यूचुअल फंड को। आपने जैसे बताया एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, एसबीआई बैंक अलग आइडेंटिटी से और एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग आइडेंटिटी हो गए, राइट। बैंक के लिए आपको बैंकिंग के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के लिए आपको म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली एसबीआई म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट ले सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। आप किसी ब्रोकर या उसके थ्रू भी जाएं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ कैंप्स वगैरह के भी ऑफिस होते हैं, वहाँ पर वो कई म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, आपको उसी वैल्यू में मिलेगा जो उसका एनएवी है। मतलब जैसे मुझे आज खरीदना है तो आज का एनएवी जो है 12 रुपीज़ या 13 रुपीज़ है, तो आज ही के रेट का मुझे अलॉट होगा। आप ले कहीं से भी सकते हैं, राइट। तो वो उसमें कोई एनएवी से अलाउट होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे जा रहे हैं तो वो ज़्यादा में अलाउट कर देगा, या फिर किसी और से ले रहे हैं या डायरेक्टली ले रहे हैं, कहीं से भी आपको उसी एनएवी पे अलाउट होगा। सर आपने बताया सही। तो सर मुझे ये जानना था कि इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी 10 साल के बाद जो मेरी मैच्योरिटी वाली जो अमाउंट रहेगी, वो अगर मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली लेता हूँ तो वही बेहतर रहेगा, या फिर जो एजेंट के थ्रू होगा तो वहाँ पे कुछ डिडक्शन रहेगा? मेरा ये मेन पॉइंट है सर, मैच्योरिटी के टाइम। देखिए एजेंट के थ्रू लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ वो होता है, आपके कुछ उसके उनका भाई देखिए एजेंट है तो उसका तो कुछ चार्जेस होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी है उसको जाता है। लेकिन मैच्योरिटी की देखिए आप मिक्सअप मत करिए। मैच्योरिटी देखिए कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 1 साल लॉक इन पीरियड है या 3 साल, जैसे मैंने ईएलएफएस बताया उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर आपने जैसे कहीं से भी लिए हैं और आपको जो लॉक इन पीरियड नहीं खत्म हो गया है उसके बाद आपको वापस लेना है उसको, तो आप है ना डायरेक्ट अप्लाई करिए, 3rd डे आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। नो नीड टू गो एंड आप डायरेक्टली उनको बोलिए 3rd डे में जिस दिन भी आपने उसके लिए दिया कि मुझे चाहिए अपने वापस। और वापस भी 2 तरह से होता है, एक ये होता है कि आपको ये चाहिए कि मुझे मेरे इतने यूनिट वापस कर दीजिए या मुझे पूरा अमाउंट वापस कर दीजिए जो भी मेरा करंट अमाउंट है। तो वो उसके में आपको है ना एक फॉर्म होता है, आप अप्लाई करिए एंड 3rd डे दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो एजेंट वाला अलग चीज हो सकती है ना, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से अप्रोच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा,
और ये रोहन का ये था वेलिडिटी एडवांटेज। एडवांटेज ये होता है कि देखिए, अगर आपको मैंने कहा ना कि शेयर मार्केट जो है वो रिटर्न अच्छा देता है, रिस्की ज़्यादा होता है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए आप म्यूचुअल फंड से जाइए। लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए शेयर मार्केट के बारे में, नॉलेज गेन कर लिया, फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो शेयर मार्केट में। लेकिन इनिशियली यू शुड गो along with मतलब the first step should be to mutual fund, और उसके बाद फिर वहां पर चले जाए। हाँ, और नॉलेज गेन करिए, नॉलेज गेन होने के बाद फिर वहां डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, Thank you. ये बहुत बेस्ट होता है। और अमाउंट भी आप कितना भी, मैंने बताया ना 500 रुपए है आपके पास, 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यस सर, दिस कंपाउंड इंटरेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल और नॉट इन एसबीआई। नहीं, अब वो सब लोग देते हैं। जब भी आप देखेंगे ना, आपको ये जो एफडी वगैरह कराते हैं, तो आपने देखा होगा वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके वो जोड़ते चले जाते हैं, वो फैसिलिटीज करती है। एनएबी मैंने आपको बता दिया, थैंक यू फॉर योर यूजफुल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज वेरी सिंपल फॉर फाइनेंशियल व्हाट एनएबी। यस, एनी अदर? आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आई हैव टेकन। एनी अदर, आई मीन कोई डायरेक्टली मेरे से पूछना चाहें क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ सकते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन हो पूछना चाहें? हेलो, फीडबैक देना चाहे, कैसा फीडबैक, मतलब आपको कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, या कोई चीज समझ नहीं आई, मैं दोबारा से उसको समझाऊं, वो सारी चीजें। सर जैसे आपने बताया ना कि अलग अलग म्यूचुअल फंड में सभी डिटेल फंड मैनेजर का नाम भी, कहाँ पे हमारे जो पैसे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में, तो वहाँ पे एक वर्ड रहता है एक्सपेंस रेशियो। तो वो भी मैच्योरिटी के रिलेटेड, मेरा 10 साल के बाद जो मेरी मैच्योरिटी की अमाउंट होगी, तो क्या वो उस पर अफेक्ट करता है? मैंने ऐसा सुना कि एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है तो सर मैच्योरिटी की रकम जो होगी वो कम हो जाएगी, कम होगा तो बढ़िया रहेगा, ऐसा कुछ। तो सर वो जानना था। देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, रोहन है ना, रोहन कुमार। हाँ, यस सर, रोहन पटेल। हाँ हाँ, रोहन पटेल। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं, जैसे आपने खुद ही कहा एक्सपेंस। एक्सपेंस, यस। हाँ, एक्सपेंस मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सपेंस क्या होता है, मतलब हम जो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर वही। हाँ, तो अगर आप ज्यादा खर्चा करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम ज्यादा बांट देंगे, ज्यादा रिटर्न दे देंगे? आप ज्यादा खर्चा कर दोगे तो ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। तो ये एक्सपेंस रेशियो भी इम्पोर्टेंट होता है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और वो जो बात कर रहे हैं ना, कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं जो फंड मैनेजर, उसका एक पोर्टफोलियो होता है। एक पहले तो जब फंड इश्यू होता है ना, उसी में ये बता देते हैं कि ये फंड कौन से टाइप का है, मतलब म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें भी है ना, हम लोग है ना म्यूचुअल फंड का भी एक स्पेसिफिक मतलब वेबिनार होते हैं जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में स्पेसिफाइड होगा कि ये इसमें कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, कितना डेट में होगा, ये रेशियो क्या होगा, राइट। तो हम वही रिस्पेक्ट कर, जैसे आप है ना चाहते हो कि मैं वो म्यूचुअल फंड लूँ जिसमें ज़्यादा इक्विटी का रेशियो हो, तो हो सकता है 65% इक्विटी का रेशियो होगा उसमें, तो वो मतलब 65% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। लेकिन उस इन्वेस्ट जो 65% किया है वो कहाँ कहाँ किया है, मतलब किस सेक्टर्स में किया है, ये भी वो स्पेसिफाई करते हैं कि हमने जैसे फार्मा में इतना किया है, मेडिकल में इतना किया है, ये सारी चीजें हम उसमें लिखते हैं, राइट। यस, थैंक यू सर। यस, और कोई? हेलो सर, अटल शशांक गायकवाड़। Am I audible? Yes sir, you are audible. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ये सब रेगुलरली सीख सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं अपने आप को? Yes sir, we remain connected with us Institute Industry Forum. So we will update you regarding all the programs of NCFE regarding this financial education. Any other question?